के पास 11,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, विच इज़ 18th लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। 12 मेजर पोर्ट्स हैं और टॉप 10 में अभी भी चाइना के 7 पोर्ट्स हैं, सिंगापुर का 1 है, भारत का 1 भी नहीं है। ग्लोबल एफिशिएंसी रैंकिंग्स में भी हम 44th पे आते हैं। तो व्हाट आर द इनिशिएटिव्स वी आर टेकिंग टू रैंक टॉप 10 इन बोथ ऑफ देम, चाहे हमारा एटलीस्ट एक पोर्ट टॉप 10 में आ जाए और हमारी रैंकिंग जो 44th एफिशिएंसी में वो भी टॉप 10 में आ जाए। सर, आपने अभी बात करी पोर्ट्स बनाने की, ड्रेजिंग, ब्रेक वाटर। सर, इससे डेफिनेटली इन्वायरमेंट पे भी इम्पैक्ट होता है, तो आप लोग इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट सबसे कम कैसे हो या वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग तो नहीं है, ये कैसे स्टडी करते हैं? पोर्ट्स के थ्रू हमारा लगभग 95% वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हमारा होता है। चाइना जो है सर, फैक्ट्री टू पोर्ट मॉडल यूज़ कर रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक रीजन्स जो वो यूज़ करते हैं, SERs यूज़ करते हैं, जहाँ एक कंटेनर 24 घंटे में मैन्युफैक्चरिंग से शिप पे पहुँच जाता है और डिस्टेंस भी 40-50 किलोमीटर का होता है। पर यहीं इंडिया में ना सर, इस चीज़ के लिए 84 आवर्स लग जाते हैं और जो डिस्टेंस करीबन 150 किलोमीटर्स का होता है। तो सर, दिस इज लाइक लूजिंग 100 बिजनेस साइकिल्स एवरी ईयर। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं? गवर्नमेंट और प्राइवेट का कितना शेयर है दोनों में? आज की तारीख में अगर अपन गवर्नमेंट के मेजर पोर्ट्स का शेयर देखेंगे तो वो लगभग 2047 में भारत के पोर्ट्स क्या कर रहे होंगे और कैसे दिखेंगे? दोस्तों, हम सब रोज सुनते हैं इंडिया राइजिंग, मेक इन इंडिया, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, लेकिन इन सब के बीच में एक सेक्टर है जो क्वाइटली पूरे इंडिया का इंजन चला रहा है और वो सेक्टर है पोर्ट्स सेक्टर। हर फोन, कार, ऑयल टैंकर, मशीन एक ही जगह से भारत देश में आती जाती है और वो है पोर्ट्स। और आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में इन पोर्ट्स के रियल कैप्टन बैठने वाले हैं, श्री सुनील पालीवाल जी, जो एक IAS ऑफिसर है 1993 बैच के और चेयरमैन है इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन, चेन्नई पोर्ट एसोसिएशन और कामराजर पोर्ट लिमिटेड के। मिस्टर सुनील तमिलनाडु कैडर के 1993 बैच के IAS हैं। उन्होंने तमिलनाडु गवर्नमेंट में हायर एजुकेशन, आविन और मेट्रो वाटर जैसे क्रूशियल डिपार्टमेंट्स में काम किया हुआ है और आज वो कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया के हार्ट बीट को, जो है ग्लोबल ट्रेड। और आज दोस्तों, ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, ये एक मैरीटाइम मास्टर क्लास है जो डीप डाइव करेगा इंडिया के सबसे क्रूशियल सेक्टर में अगर इंडिया को 2047 तक विकसित भारत बनना है, और वो है पोर्ट्स। सोच के देखो, 95% से ज्यादा इंडिया में ट्रेड जो है वो पोर्ट्स के माध्यम से होता है और आज तक हम लोगों ने पोर्ट्स के अंदर होता क्या है उसके बारे में कभी जाना भी नहीं है। और हां, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, एंटरप्रेन्योर हो या फिर एक बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, तो ये आपके लिए एक मास्टर क्लास होने वाली है जो बहुत सारी चीजें डिकोड करेगी। आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि कैसे पोर्ट्स जो हैं वो हमारी इकोनॉमी को चलाते हैं, कौन से वो बिजनेस आइडियाज हैं जो 2047 तक बहुत ग्रो करेंगे जो पोर्ट्स से रिलेटेड है। हम समझेंगे कि चाइना और सिंगापुर जैसे देश क्या सही कर रहे हैं और इंडिया उनके साथ कैसे कैचअप गेम खेल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये अमृतकाल 2047 तक का विजन 2047 क्या है और उसमें मैरीटाइम सेक्टर और पोर्ट सेक्टर कैसे कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो गाइस, आज के मास्टर क्लास से बहुत जबरदस्त लर्निंग्स मिलने वाली है, इसलिए पेपर पेन लेके बैठ जाओ, पूरा सेशन ध्यान से सुनना, डिस्टर्बेंसेस को खत्म कर दीजिए और लर्न करिए हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के बारे में, जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, वो है पोर्ट्स। मैं हूं संजय कथुरिया, आप हैं संजय कथुरिया पॉडकास्ट पे। आइए मिलते हैं मिस्टर सुनील पालीवाल से। सुनील सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड कमिंग टू संजय कथुरिया पॉडकास्ट। इट्स माय प्लेजर संजय, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सर। आप सर द किंग ऑफ सीज हैं मतलब आज हम जो है आपसे समझेंगे ओशंस के बारे में, पोर्ट्स के बारे में, और आपके पास ओशन ऑफ नॉलेज है बिकॉज आपके बहुत सालों का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, जो मैंने इंट्रोडक्शन में लोगों को बताया। बट सर, द मैन बिहाइंड द चेयरमैन ऑफ बीइंग अ पोर्ट एसोसिएशन, चेन्नई पोर्ट एसोसिएशन, थोड़ी आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे सर, कि आपने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया, हाउ डिड यू थिंक ऑफ बिकमिंग एन IAS ऑफिसर? देखो संजय, सबसे पहले तो जो है पहले पॉइंट पे मेरे को आपसे डिफ़र करना पड़ेगा। हम किंग ऑफ ओशन नहीं हैं, हम लोग बेसिकली पब्लिक सर्वेंट है और हम ओशन को यूज़ करते हैं पब्लिक सर्विस के लिए। जी। जहाँ तक जर्नी की बात है तो वैसे तो मैं टेक्नोक्रेट हूँ। मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा था IIT कानपुर से, फिर मैं बाहर भी गया, मेरीलैंड से मैंने जो है मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस में। पर एक जो होता है ना कि एक व्यक्ति को लगता है कि नहीं, ये मेरी कॉलिंग नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए। तो मुझे लगा कि अगर मैं पब्लिक सर्विस में रहूँगा तो मुझे ज़्यादा एक तरह से सेटिस्फेक्शन देगा। तो MS ख़त्म करते ही मैं लौट के आया और भगवान की कृपा से कहूँगा कि पहली बार में सिलेक्शन हो गया पहले अटेम्प्ट में और तमिलनाडु कार्डर मिला जी। और काम इतना अच्छा लगा कि, और स्टेट इतना अच्छा लगा कि लास्ट 30 ईयर्स से यहीं पर है।
वाह वाह। तो सर अर्ली डेज में जब आपने ये स्टार्ट किया अपना करियर, तो आपकी कैसे कैसे पोस्टिंग्स हुई, कहाँ कहाँ आपने ट्रैवल किया, किस तरह के यूनिक एक्सपीरियंसेस आपको मिले? एक्चुअली जो सबसे पहली पोस्टिंग जो नॉर्मली हम लोग की होती है, जिसको हम लोग नॉर्थ में एसडीएम बोलते हैं जी। और यहाँ सब कलेक्टर बोलते हैं, तो 2 साल वैसे काम किया। तो वो ज़्यादातर रेवेन्यू और लॉ एंड ऑर्डर वगैरह पे था। उसके बाद फॉर्चुनेटली जो है एडिशनल कलेक्टर डेवलपमेंट का काम करने का 2 साल के लिए रोल मिला। तो उसमें रूरल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस था और कुछ हद तक अर्बन डेवलपमेंट में भी हमारा रोल था, वो काम मिला। फिर जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग असाइनमेंट मिला कि एक चाय की जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वो कोऑपरेटिव सेक्टर में है नीलगिरीज में। जी। तो 16 चाय की फैक्ट्रीज़ थी जिनमें करीब 32,000 फार्मर्स जो है अपनी चाय दिया करते थे। तो उनके फेडरेशन का मैं एमडी बना, तो एक तरह से कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिला। फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो हम लोग एक तरह से कई बार जब सपना बन जो देखते हैं आईएएस बनने का, तो वो 3 जिलों में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम करने का मौका मिला, वो बहुत सेटिस्फाइंग टेन्योर था। जी। और फिर चेन्नई में आया तो यहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का हेड रहा और सेक्रेटरी रहा गवर्नमेंट में। 2019 में फिर मुझे लगा कि अब भारत सरकार में अपनी सेवाएं देनी चाहिए, तो मैंने कामराजर पोर्ट ज्वाइन किया। फिर वहाँ से लेटरल शिफ्ट होकर चेन्नई पोर्ट में आया और दोनों का कॉमन चेयरमैन बना। तो छोटे में ये मेरी कहानी है। परफेक्ट सर। और आज आपसे भारत के सारे पोर्ट्स के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे, और हमारी ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, बिकॉज जब मैं रिसर्च कर रहा था ना सर, तो मुझे लगा कि ये एक सेक्टर है जो इंडिया को बहुत मैसिव ग्रोथ के प्रति अनलॉक कर सकता है। और ऐसी चीज़ें थी जो आम भारतीय को, मतलब हमारे जैसे लोगों को जो रिसर्च में रहते हैं, उनको भी नहीं पता थी। तो सर आज का पूरा अनलॉकिंग आपके साथ हम करेंगे। तो सर पहला क्वेश्चन ये होगा कि रिसर्च करते हुए पता चला कि 95% जो हमारा कार्गो मूवमेंट है वो सी से होता है, 95%। पर आज तक किसी आम भारतीय को पता ही नहीं कि पोर्ट के अंदर चल क्या रहा है। उसको पता है बस एक पोर्ट है, वहाँ पे कोई सी अपना शिप आती है और उसमें से सामान निकलता है और हमारे घर तक आ जाता है। पर पोर्ट इतना मैसिव ऑपरेशंस है। तो एक सर लेमन टर्म्स में हमारी ऑडियंस के लिए पोर्ट्स में क्या होता है, क्या रोल्स होते हैं, कितने तरह के काम होते हैं? पहली चीज़ तो मैं आपसे बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि पोर्ट्स के थ्रू हमारा लगभग 95% वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हमारा होता है। और अगर वैल्यू में भी देखें, जो कि हाई वैल्यू जो कार्गो होता है वो कई बार एयरक्राफ्ट वगैरह से निकल जाता है जी। तो करीब 70% होता है। ओह। लेकिन आम आदमी को इसकी जानकारी नहीं है और इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। जी। तो उसके बारे में हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक अगर सिंपल लैंग्वेज में हम कहें कि पोर्ट में क्या होता है, तो बेसिकली जहाज़ जो है वो हमारी एंकरेज होती है उसमें आता है। तो जो ओशन में जो एरिया है वो डिमार्केटेड है, तो उसमें आके वो रिपोर्ट करता है कि हम तैयार हैं, जब उसके पेपर्स थोड़ा तैयार हो जाते हैं। और उसके हिसाब से उसका किस तरह का कार्गो है और कौन सी बर्थ अवेलेबल है, उसके हिसाब से उनको बर्थ अवेलेबल कराई जाती है। नॉर्मली हम लोग जो अपने पोर्ट्स में हम फॉलो करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व फॉलो करते हैं। ओके। तो अगर आप एंकरेज में पहले आए, पहले अगर आपने रेडीनेस की रिपोर्ट दी है, तो आप एक तरह से उसमें आप ऑर्डरिंग में आ गए हैं। फिर उसको हमारा पायलट जाता है, भले ही वो जहाज़ कितनी भी बार हमारे यहाँ आया हुआ होगा, लेकिन हमेशा हमारा पायलट जाएगा और उसके मास्टर जो कि कैप्टन है उस शिप का, वो दोनों मिल कर के जहाज़ को बर्थ पे लाएंगे। Okay. और उसके साथ में टग्स चलेंगी। Okay. क्योंकि बहुत छोटे एरिया में मैन्यूवर करना है और पानी रोड की तरह नहीं है, वो तो जहाज़ एक बार मूव हुआ अनलेस आपने कंट्रोल नहीं किया तो वो तो जाके टकरा जाएगा। जी। तो टग्स हमेशा उसके साथ चलती हैं, उसको बर्थ करेंगे। उसमें फिर कुछ जैसे पोर्ट हेल्थ ऑफिसर हैं और इमिग्रेशन वाले हैं, कस्टम्स वाले हैं, वो अपने प्रोसीजर्स कंप्लीट करते हैं और कार्गो ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं। अगर मान लो कंटेनर्स हैं तो उनके लिए की क्रेन्स वगैरह होती हैं। अगर बल्क कार्गो वगैरह है तो उसके लिए अलग से जो है वो मोबाइल हार्बर क्रेन्स होती हैं। अगर वो लिक्विड कार्गो है जैसे क्रूड वगैरह है तो उनको पंप किया जाता है। जी। फिर जब ये ऑपरेशंस ख़त्म हो जाते हैं तो फिर से हमारा पायलट उस पर जाता है और टग्स लगती हैं और इसको लेकर के एंकरेज तक छोड़ के आता है और आगे वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। और आपने बिल्कुल सही बताया कि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, काफ़ी हद तक ये उनके लिए एक ब्लैक बॉक्स टाइप बना हुआ है। जी। तो उसके लिए हम लोग क्या हमने प्रयास किए हैं कि हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, हम उन लोग को एनकरेज करते हैं कि आप आइए और देखिए। तो वो जब भी आते हैं, हमें कोई भी रिक्वेस्ट आता है तो हम उसको बहुत पॉजिटिवली लेकर के उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं और अपने पोर्ट ऑपरेशंस का उनको फिल्म दिखाते हैं।
फिर हमारा एक सिग्नल स्टेशन है। जैसे कि एयरपोर्ट के अंदर जो है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, जी। वैसे यहाँ सिग्नल स्टेशन होता है जहाँ से शिप्स का पूरा मूवमेंट कंट्रोल होता है, और वहाँ से आपको एक बर्ड्स आई व्यू भी मिलता है। तो वहाँ भी हम इन लोगों को लेके जाते हैं, और अभी हम लोग एक म्यूज़ियम भी डेवलप कर रहे हैं जो हमारे क्रूज टर्मिनल के नेक्स्ट डेवलप हो रहा है। गॉट इट। तो सर अगर मैं पोर्ट के अंदर बाउंड्रीज में देखूं तो कितने तरह के डिपार्टमेंट से कितने तरह बिजनेस काम कर रहे होते हैं वहाँ पे? देखिए, इसमें कम से कम 12-15 ऑर्गेनाइजेशंस इसमें हैं, अगर अपन पब्लिक और प्राइवेट मिला लें। ओके। तो जैसे पहले अगर मैं आपको गवर्नमेंट का बताऊं, तो गवर्नमेंट में है, हम हैं, पोर्ट हैं जो उनसे डील कर रहे हैं जी। कस्टम्स मैंने बताया, फिर इमिग्रेशन बताया, फिर पोर्ट हेल्थ ऑफिसर बताया, फिर फूड सेफ्टी वाले रहते हैं, कई बार फूड आइटम्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है जी। और फिर कई बार क्वारंटाइन करना होता है तो प्लांट क्वारंटाइन वाले रहते हैं, ओके। एनिमल क्वारंटाइन वाले रहते हैं, फिर पूरी सिक्योरिटी जो है वो CISF के पास है, क्योंकि वो देश की एंट्री हाँ, देश की एंट्री एक तरह से, तो वो लोग रहते हैं। उसके अलावा स्टीव डोर्स रहते हैं जो कि ये पूरे ऑपरेशंस करना है, जैसे इक्विपमेंट लगा के जो कार्गो ऑपरेशंस करना होता है, तो वो लोग रहते हैं। तो इस तरह से फिर कस्टम्स एजेंट्स होते हैं, फिर वेसल एजेंट्स होते हैं। तो इस तरह से ये सभी लोग आपस में जब तालमेल करते हैं तब जाके वो काम होता है। तो करीबन 12 से 15 बिजनेसेस और गवर्नमेंट का जब सपोर्ट होता है तो एक पूरा कार्गो मूव आउट होके करेक्ट क्लोज होता है। करेक्ट। तो सर ये तो हो गया कि पोर्ट्स ऑपरेट कैसे करते हैं। सर आज जो मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में वो 855 मिलियन टन्स पर ईयर जो है वॉल्यूम को वो ऑपरेट करते हैं, और बुर्ज खलीफा का जो वॉल्यूम है वो इससे आधा है। तो मतलब देखा जाए तो 1700 बुर्ज खलीफा मूव करने वाला हिसाब है ये, कि आप लोग 1700 बुर्ज खलीफा जो है वो मूव करते हैं। तो सर ये पोर्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? कितने गवर्नमेंट के पोर्ट्स हैं, कितने मेजर पोर्ट्स, माइनर पोर्ट्स, प्राइवेट पोर्ट्स? तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है पोर्ट्स का इंडिया में, उसका अगर हम डिकोड कर सके, नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हैं और आगे स्प्रेड कैसे है? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि भी 1700 बुर्ज खलीफा जो है वो मेजर पोर्ट्स मूव कर रहे हैं जी। ठीक है, और अगर हम इसमें नॉन मेजर पोर्ट्स को भी मिला दें तो लगभग 3200-3400 बुर्ज खलीफा हम लोग मूव कर रहे हैं। ओके। पर माननीय प्रधानमंत्री जी का तो ये कहना है कि 2047 तक जी। जब हमको एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, विकसित भारत हमें लाना है, तब हम लोग 20,000 बुर्ज खलीफा मूव करना शुरू करेंगे। वाह। तो वो हमारा गोल तो वही है, और जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हम निश्चय इस गोल को प्राप्त करेंगे। अब आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि ये जो पोर्ट्स हैं ये किस तरह से प्राइवेट ओन्ड है, गवर्नमेंट ओन्ड है, क्या मेजर पोर्ट है, क्या नॉन मेजर पोर्ट है। तो बेसिकली पोर्ट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, और मेजर पोर्ट जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है। ओके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी पोर्ट को मेजर पोर्ट डिक्लेयर कर सकती है। अगर वो उसको मेजर पोर्ट डिक्लेयर करती है तो उसका सारा जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहता है। तो आज की तारीख में हमारे पास 12 ऑपरेशनल मेजर पोर्ट्स हैं, 6 ईस्ट कोस्ट पे हैं, 6 वेस्ट कोस्ट पे हैं। ओके। और तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है, यहाँ 3 मेजर पोर्ट्स हैं इनमें से। इसके बाद महाराष्ट्र में 2 हैं और बाकी स्टेट्स में एक है, और ये डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आते हैं। नॉन मेजर पोर्ट्स जो होते हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो उसका जो कंट्रोल है उसके लिए दोनों लोग अपने कानून बना सकते हैं। अच्छा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, लेकिन उसका जो लाइसेंसिंग होता है, उसको जो लाइसेंस देते हैं और रेगुलर मॉनिटरिंग जो करते हैं वो नॉर्मली उसकी स्टेट गवर्नमेंट करती है। ओके। तो इंडिया में इस तरह से नॉन मेजर पोर्ट्स जो हैं वो 200 से ज़्यादा हैं। अच्छा। और उनमें से 65 जो हैं लगभग वो एक्चुअल कार्गो ऑपरेशंस कर रहे हैं। ओके। जैसे अपन मुंद्रा पोर्ट को देखें, यहाँ कृष्णापट्टनम देखें, कारेकाल देखें, ये सारे जो हैं वो नॉन मेजर पोर्ट कार्गो ऑपरेशन कर रहे हैं। जो बाकी वाले जो नॉन मेजर पोर्ट हैं वो अलग तरह के काम करते हैं, जैसे वहाँ से कोई फेरी चल रही है या कोई रिपेयर वगैरह के लिए, कई बार सिर्फ फिशिंग के लिए यूज़ हो रहा है, तो उस तरीके से है। तो ब्रॉडली ये सेटअप है। और सर आज अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट और प्राइवेट का कितना शेयर है दोनों में? आज की तारीख में अगर अपन गवर्नमेंट के मेजर पोर्ट्स का शेयर देखेंगे तो वो लगभग 56% है। ओके। तो 12% में से करीबन 6 या 7 जो है वो मेजर गवर्नमेंट पोर्ट्स हैं? नहीं, जो कुल मिला के जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं जी, इनका कुल मिला के जो अपन पूरा एग्जिम कार्गो कर रहे हैं, ओके, उसका 56% ये कर रहे हैं। ओके। और जो बाकी नॉन मेजर पोर्ट्स हैं
जो कि ज़्यादातर तो प्राइवेट लोग उसको ऑपरेट कर रहे हैं कार्गो के लिए, जो छोटा मोटा स्टेट गवर्नमेंट्स भी कर रही हैं, खुद ही डायरेक्टली कर रही हैं, वो करीब 44% कार्गो हैंडल कर रही है, एग्जिम कार्गो। तो आज भी देखा जाए तो गवर्नमेंट का स्टेक बड़ा है in अभी terms भी of- गवर्नमेंट का स्टेक, जबकि हम सुनते हैं जनरली प्राइवेट के नाम बहुत सुनते हैं, तो हमें लगता है कि शायद प्राइवेट इस वक्त कंट्रोल कर रहा है, बट गवर्नमेंट इज स्टिल डूइंग 56%। अगर मैं इसका आपको एग्जांपल देना चाहूँगा तो ये अपन इसको मारुति से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मारुति सुजुकी जो थी, जी। जब वो इकलौती कार थी उस सेक्टर में, ये एम्बेसडर और सबको छोड़ के एक आगे एक उभरी थी, तो उनका लगभग 100% मार्केट शेयर था जी। लेकिन जब बाकी प्लेयर्स आने शुरू हुए, जैसे हुंडई आया, राइट। तो ऑटोमेटिकली शेयर तो गिरेगा जी। तो, लेकिन फिर भी आज भी वो मार्केट लीडर है जी। तो अपन कह सकते हैं कि मेजर पोर्ट्स की भी वही हालत है कि पहले वो केवल वही थे तो अपने आप 100% कर रहे थे, लेकिन जब प्राइवेट आए तो नेचुरली उसका शेयर गिरेगा, पर अभी भी एक मेजॉरिटी जो है 56% अभी भी मेजर पोर्ट्स के पास है। लेकिन मेजर पोर्ट्स में भी अब ये इंटरेस्टिंग है कि मेजर पोर्ट्स अब आजकल ज़्यादातर ऑपरेशंस जो कोर ऑपरेशंस हैं वो कर रहे हैं, जैसे कि ब्रेक वाटर को बनाना है, उसको मेंटेन करना है, डेप्थ मेंटेन करनी है अपना बेसिन की, या चैनल की डेप्थ मेंटेन करनी है, या कनेक्टिविटी लानी है, रोड को वाइडन करना है, रेल को डबल करना है, रेल ट्रैक को, ये आज भी मेजर पोर्ट खुद कर रहे हैं। लेकिन अब आजकल हम लोग पीपीपी मॉडल की तरफ जाने लगे हैं, जहां एक्चुअल टर्मिनल का कंस्ट्रक्शन और उसका ऑपरेशन जो है उसमें हम प्राइवेट पार्टनर की एफिशिएंसी को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह रोड्स में हुआ था कि 20-30 साल के लिए रोड्स का कंसेशन दे दिया और उन्होंने बनाया और उसका टोल कलेक्ट किया, तो यहाँ भी सिमिलर मॉडल यूज़ होता है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी ये होता है कि बेसिकली जब जैसे पोर्ट को लगा, अब जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि अब हमारा जो दूसरा पोर्ट है कामराजर पोर्ट जो एनोर में है, उसको ये लगा कि अब हमारा चलो एक कंटेनर का हमारा फेज़ 1 हो चुका है, फेज़ 2 बन रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक और कंटेनर टर्मिनल की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ट्रांजैक्शन एडवाइज़र अपॉइंट करेंगे जी। जो इसकी टेक्नो फिजिबिलिटी स्टडी करेगा कि क्या मार्केट में अभी रिक्वायरमेंट है एक और नए कंटेनर टर्मिनल का, और है तो किस कैपेसिटी का है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जब वो रिपोर्ट आएगी और वो पॉजिटिव आएगी तो हम लोग बिडिंग करेंगे। तो जो आकर के कहेगा कि भाई मैं आपको सबसे ज़्यादा रॉयल्टी दूंगा, तो वो फिर उसको वो कंसेशन मिलेगा। ये कंसेशन उसको 30 साल के लिए होगा। और जो लेटेस्ट फॉर्मेट में है, अगर वो इंटरेस्ट रखता है तो वो उसको 15 साल से एक्सटेंड कर सकता है, तो 45 साल तक का मिल जाता है। और फिर वो आके इस टर्मिनल को डेवलप करेगा और फिर उसको ऑपरेट करके उसको ऑपरेट करेगा, वो हमको उसमें रॉयल्टी पर टन पे करेगा। तो जैसे जब जहाज आएगा तो जहाज को अंदर लाने का काम है वो हमारा आदमी करेगा। अभी भी हम ही लोग करेंगे, जिसके लिए हम लोग, जिसको हम बोलते हैं वेसल रिलेटेड चार्जेस। तो वो अंदर आने का काम करेगा, इसको जो डेप्थ चाहिए उसको मेंटेन करने का हम करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे सिल्टेशन होता है। कल को ये बोलता है कि भाई अभी जो है वो मैं इस साइज का वेसल लाता हूँ, पर अब मुझे आगे बड़ा वेसल लाने का भी स्कोप है, तो उसको वो डेप्थ बना के हम देंगे, तो वो सब काम करेंगे। फिर ये बोलता है कि भाई मुझे अब रेल जो कोफिशिएंट मेरा काफ़ी बढ़ गया है, आप रेल को डबल करिए, तो वो भी हम करेंगे। लेकिन टर्मिनल पे जो एक्चुअल कार्गो ऑपरेशन होगा, जो क्रेन ऑपरेट करेगी, यार्ड में रखेगा, ट्रक पे रखेगा, वो हमारा प्राइवेट पार्टनर करेगा। और उसके लिए जो बाकी से क्योंकि हमने उसको एक कंसेशन दिया है, तो वो हमें पर टन एक रॉयल्टी देगा। तो बेसिकली बाउंड्री कंट्रोल आप लोग के पास हो गया, सो दैट जो भी नेशन में एंट्री हो रही है वो कंट्रोल हो जाए, बाकी जो नॉर्मल डे टू डे ऑप्स हैं वो वहाँ पे वो प्राइवेट कर रहे हैं। सर अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के पास 11,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, विच इज़ 18th लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, 12 मेजर पोर्ट्स हैं, और टॉप 10 में अभी भी चाइना के 7 पोर्ट्स हैं, सिंगापुर का 1 है, भारत का 1 भी नहीं है। ग्लोबल एफिशिएंसी रैंकिंग्स में भी हम 44th पे आते हैं। तो व्हाट आर द इनिशिएटिव्स वी आर टेकिंग टू रैंक टॉप 10 इन बोथ ऑफ देम, चाहे हमारा एटलीस्ट एक पोर्ट टॉप 10 में आ जाए और हमारी रैंकिंग जो 44th एफिशिएंसी में वो भी टॉप 10 में आ जाए? डेफिनेटली ये हमारा एस्पिरेशन है कि हमारी पोर्ट्स जो हैं वो टॉप 10 में आएँ, और उस दिशा में काम भी हो रहा है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हमें ये भी देखना होगा कि हमारी इकोनॉमी में और चाइना की इकोनॉमी में क्या फ़र्क है। तो जैसे चाइना की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, हमारी जो इकोनॉमी है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी है जी। जैसे अगर अपन इसको एक नंबर्स में अगर देखें तो इंडिया का जो कंजम्पशन जो है वो जीडीपी का लगभग 69% है, और चाइना का जो कंजम्पशन है वो जीडीपी का 53% है। तो नेचुरली चाइना को बड़े पोर्ट्स की ज़्यादा ज़रूरत है जी, है ना। तो एक चीज़ तो वो हो गई। दूसरा ये हुआ है
कि अब हम लोग भी, आपकी बात बिल्कुल सही है, हम लोग भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं जी। हम चाइना +1 पॉलिसी को यूज़ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने यंगस्टर्स को एम्प्लॉयमेंट दे सकें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो उसके लिए हमारा भी एस्पिरेशन है कि हम अपने पोर्ट्स की कैपेसिटी बढ़ाएं और अपने इंडिविजुअल पोर्ट्स को भी हम टॉप 10 पोर्ट्स में, टॉप 20 पोर्ट्स में हम लाएं। जी। तो जहाँ तक कैपेसिटी बढ़ाने की बात है, ये मुझे कहना होगा कि हमारे पोर्ट्स पहले जो है वो कैपेसिटी कंस्ट्रेंड हुआ करते थे। आज वो कैपेसिटी रेडी है। तो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट कैसे होते थे कि हमेशा इंडिया में पहले ही प्रॉब्लम रही है कि रिक्वायरमेंट बढ़ता जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ उसको ट्रेल करता है। यहाँ पे गवर्नमेंट का शुरू से पुश रहा है, खासकर पिछले 10 साल में गवर्नमेंट ने मैरीटाइम सेक्टर को बहुत पुश दिया है। तो जैसे आज से 10 साल पहले हमारे पोर्ट्स की कैपेसिटी जो है वो लगभग 1,700 मिलियन टन्स पर एनम थी। अभी वो 2,700 मिलियन टन पर एनम है। डबल हो गई। डबल हो गई है, लगभग डबल हो गई है। और हमारा गोल ये है, जो हमारा मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 है, उसमें हमारा विजन है कि 2030 तक हम इसको बढ़ा करके 3,500 मिलियन टन करेंगे। और जो हमारा मैरीटाइम अमृत काल विजन है 2047 जी। उसमें हमको बढ़ा के 10,000 मिलियन टन करेंगे। क्योंकि पोर्ट्स न तो साल के होते हैं न डिकेड्स के होते हैं, पोर्ट्स तो सेंचुरीज के होते हैं। तो विजन बहुत दूर का बनाना पड़ता है। तो ये तो हुआ कि हम अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं और हम कैपेसिटी रेडी हैं। आज की तारीख में अगर आप यूटिलाइजेशन देखेंगे तो हम जब 2700 की हमारी कैपेसिटी है, यूटिलाइजेशन हमारा 1600 के आसपास है। तो मतलब हम एडिक्वेट कैपेसिटी रखे हुए हैं। दूसरे आ जाते हैं कि इंडिविजुअल पोर्ट्स को। तो इंडिविजुअल पोर्ट्स में भी आप देखिए कि अब हम लोग वधावन पोर्ट डेवलप कर रहे हैं वेस्ट कोस्ट पे। जी। वहाँ पे हमारा जो पालघर के पास। हाँ, पालघर के पास जो महाराष्ट्र में डेवलप हो रहा है और वहाँ नेचुरल अच्छा डीप ड्राफ्ट है। ओके। तो उसमें हम जो बना रहे हैं, तो जब वो ऑपरेशन शुरू करेगा फुल फ्लेज्ड तो वो नेचुरली टॉप 10 के अंदर होगा। ओह। इसी तरीके से हमारे कुछ और गोल्स हैं। तो जैसे हमारा गोल ये है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है उनको भी इन पोर्ट्स के पास रखा जाए। तो वो भी अगर आप देखेंगे तो कई बार क्या होता है कि स्पेसिफिकली उस पर्पस से भी पोर्ट बनता है। जैसे कि अगर आप इस साइड देखें तो रिलायंस का है, उनकी रिफाइनरीज है, क्रूड इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। जी। तो वहाँ भी फैसिलिटी है ना। तो ये कहना कि हम एक पर्टिकुलर पोर्ट को देख के करें। और एक चीज़ मुझे आपको और कहनी होगी कि जो वर्ल्ड बैंक कई बार रैंकिंग बनाता है कि पोर्ट एफिशिएंसी पैरामीटर्स पे कैसे हैं वगैरह, तो जो हमारे 12 मेजर पोर्ट्स हैं, अगर मुझे नंबर सही याद है, तो इसमें से 7 मेजर पोर्ट जो हैं वो सबसे रीसेंट रैंकिंग में टॉप 100 में आए थे। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। जी। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में अच्छा काम हो रहा है। हम इंडिविजुअल पोर्ट्स पे भी ध्यान दे रहे हैं और ओवरऑल पोर्ट कैपेसिटी पे भी हम ध्यान दे रहे हैं। सर, पोर्ट कैपेसिटी की आपने बात करी, तो आपने जो डेटा बताया उसके हिसाब से अभी भी करीबन हम 55-60% ही कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे है। तो क्या पहले गवर्नमेंट को इनको कंज्यूम नहीं करना चाहिए और बाद में कैपेसिटी फर्दर डेवलप करे? तो ये आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा वो परसेंटेज या पॉइंट है जहाँ पे केपेक्स बढ़ाने लग जाएंगे और नए नए प्रोजेक्ट्स लाएंगे? हाँ, नहीं, ये सवाल आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये इसका एक थंब रूल होता है। जी। जो कंटेनर टर्मिनल होते हैं उसमें हम लोग ये मानते हैं कि अगर 85% से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं डिलेज शुरू हो जाएंगे। और बाकी नॉन कंटेनर टर्मिनल्स जो होते हैं उसमें हम मानते हैं कि अगर 70% यूटिलाइजेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके बियॉन्ड फिर डिलेज शुरू हो जाएंगे। मतलब शिप्स को वेट करना शुरू करना पड़ेगा या उनको वेटिंग पीरियड बढ़ जाएगा, इस तरह की चीज़ें। तो आइडियली आपको क्या करना चाहिए कि जब आप नॉन कंटेनर वाले में जब आप हैं तो आप जब 55-60 पे पहुंच गए हैं तब आपको शुरू कर एक्सपेंशन करना पड़ता है, क्योंकि जैसा आप भी मानेंगे कि ये बहुत बड़े एसेट्स हैं। तो इनको क्रिएट करने में, आपके प्रोसेस में, फिर इनको क्रिएशन में आपको 3 से 4 साल लग सकते हैं। तो आपको एडवांस में काम करना होता है। जी। तो वही जो मैंने पहले एक शब्द यूज़ किया कि हम कैपेसिटी कंस्ट्रेंट सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, हम कैपेसिटी रेडीनेस में रहना चाहते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर इससे आगे चलना चाहिए। कल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास पोर्ट में कैपेसिटी नहीं है, इसके कारण मेरा एग्जिम ट्रेड सफ़र कर रहा है, या इसके कारण मैं एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ या रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ।
तो इसीलिए हमेशा जो सरकार का भी फोकस रहा है, जो ये गोल्स बनाए गए हैं 2030 के 2047 के, ये इसी पर्पज से बनाए गए हैं। इनफैक्ट जो ये मैरीटाइम अमृतकाल विजन है जी, जो एक तरह से पूरा 25 साल का एक Guiding रूपरेखा light है। तैयार की गई है, तो उसमें बड़े डिटेल टाइम फ्रेम है हर पोर्ट के, हर मेजर पोर्ट के, ओके, कि हम इस समय तक हम ये बनाएंगे, उसके बाद हम इसका फेज 2 ऐड करेंगे। तो एक पूरी टाइमलाइंस बनाई गई हैं। ऑफ कोर्स उनको जो है टाइम टू टाइम अपन एडजस्टमेंट करेंगे कि भाई किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि जीडीपी ग्रोथ में और कंटेनराइजेशन में और कार्गो ग्रोथ में बिल्कुल लिंक है। तो इसीलिए जीडीपी तो हम लोग देख ही रहे हैं 6.8%, 7%। हमारा एस्पिरेशन तो 8 क्रॉस करने का है, तो उस हिसाब से हम रेडी रहना चाहते हैं। परफेक्ट। सर, आज जब आप एक्सपेंशन का सोचते हैं तो व्हाट डू यू थिंक इज इजियर, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन या ग्रीनफील्ड? मतलब एग्जिस्टिंग पोर्ट की कैपेसिटी को इंक्रीज करना या एक नया पोर्ट बनाना? अगर आपके पास वाटर फ्रंट है तो एग्जिस्टिंग पोर्ट में ही बनाना बेटर है टर्मिनल को। Okay. क्योंकि जब आप नया पोर्ट बनाते हैं तो आपको कई इन्वेस्टमेंट करने होते हैं। 3 इन्वेस्टमेंट्स आपके बहुत बड़े हैं। एक तो आप ब्रेक वाटर्स बनाएंगे जो बहुत कॉस्टली अफेयर है, फिर आप एंट्रेंस चैनल और बेसिन की आप ड्रेजिंग करेंगे, वो अगेन बहुत कॉस्टली अफेयर है। फिर आप कनेक्टिविटी लाएंगे, आप रोड कनेक्ट करेंगे, रेल कनेक्ट करेंगे, पाइपलाइन कनेक्ट करेंगे या कन्वेयर कनेक्ट करेंगे, तो इन सब में आपका इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग में वाटर फ्रंट है तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि उसी में हम टर्मिनल बनाएं। तो उसमें क्या होता है कि आपकी ये सारी कॉस्ट बच जाती है, केवल आपकी टर्मिनल की कॉस्ट आती है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ही लगती है कॉस्ट आती क्योंकि मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। बना हुआ है। तो सर, आज जो 12 पोर्ट्स हैं हमारे मेजर पोर्ट्स से, तो उसमें अभी कितनी कैपेसिटी और है आगे बढ़ने की? मतलब अगर उनके पास इतना वाटर फ्रंट अवेलेबल है कि वहाँ ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन या फिर एग्जिस्टिंग पोर्ट एक्सपेंशन तो देखिए, जब भी ये फिगर, अभी आंकड़ा मेरे हाथ में रेडीली अवेलेबल नहीं है, पर हर पोर्ट के पास ये आंकड़ा होता है कि मेरे पास कितना वाटर फ्रंट अवेलेबल है और उसमें मैं कितना एक्सप्लॉइट कर चुका हूँ। करेक्ट। अब कई बार हम लोग सोच सकते हैं कि वाटर फ्रंट से हमें लगेगा कि एक्चुअल में वहाँ पर पानी है, वो पानी भी हो सकता है वहाँ पर नहीं हो। जैसे मैं आपको हमारे दूसरे कामराजर पोर्ट का एक एग्जांपल देता हूँ जी। वहाँ पूरी ज़मीन है, ठीक है, हमने कट करके और कुछ टर्मिनल्स बना लिए हैं। अब हम आगे और 1 किलोमीटर कट करेंगे, उसको भी हम अपना वाटर फ्रंट मानते हैं, क्योंकि जब मैं वहाँ ड्रेजिंग कर दूंगा तो मुझे वो 1 किलोमीटर अवेलेबल है, उसके पैरेलल ऑपोजिट में 1 किलोमीटर अवेलेबल है। तो इस तरीके से तो हमेशा हर पोर्ट इस बात को देखता रहता है कि मेरे पास कितना वाटर फ्रंट अवेलेबल है, मैं कितना एक्सप्लॉइट कर चुका हूँ। जैसे अभी हमारे पास कामराजर पोर्ट में वाटर फ्रंट अवेलेबल है जी, लेकिन चेन्नई पोर्ट में नहीं है। तो चेन्नई पोर्ट में अब फर्दर एक्सपेंशन का स्पेस में खत्म है। अगर हमें फर्दर एक्सपेंशन करना है तो मुझे एक आउटर हार्बर बनाना पड़ेगा, मुझे नए ब्रेक वाटर बनाने पड़ेंगे और उसी में जो है वो रिक्लेमेशन करना पड़ेगा, लैंड रिक्लेमेशन, जिसमें कि मैं बैकअप एरिया दूंगा। तो अगर आज की तारीख में अगर मुझे एक कंटेनर टर्मिनल बनाना है तो मेरे लिए वो इकोनॉमिकली ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा कामराजर पोर्ट में करना, ओके, बजाय चेन्नई पोर्ट में करने के। गॉट इट, गॉट। वाओ सर, ये काफ़ी डिटेल्ड और टेक्निकल है, बट आई थिंक मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, फिर समझ आ रहा है कि एक बिजनेसमैन, मतलब एक गवर्नमेंट भी बिजनेस की तरह ही सोच रही है कि लीस्ट पॉसिबल केपेक्स में हाईएस्ट पॉसिबल आउटपुट जो है वो कैसे निकाला जा सकता है। जी, अल्टीमेटली तो अपनी इकोनॉमी को अपन को बेस्ट रिटर्न देने हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सर, आपने अभी बात करी पोर्ट्स बनाने की, ड्रेजिंग, ब्रेक वाटर। सर, इससे डेफिनेटली इन्वायरमेंट पे भी इम्पैक्ट होता है, तो आप लोग इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट सबसे कम कैसे हो, या वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग तो नहीं है, ये कैसे स्टडी करते हैं? जो ये इशू है जो एक तरह से एनवायरनमेंट के बारे में है, जो ग्रीनिंग के बारे में, तो एनवायरनमेंट अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए। और ख़ासकर जो पोर्ट्स वगैरह होते हैं ये नॉर्मली जो है कोस्ट पे रहेंगे जी, और कई बार ये क्रीक्स वगैरह के पास भी होते हैं। तो उसमें ये मैंडेटरी है कि हम लोग एनवायरमेंटल क्लियरेंस लें ओके, और CRZ क्लियरेंस लें। ये दोनों क्लियरेंसेस पोर्ट्स को लेनी होती हैं, कोई भी आस्पेक्ट वो करते हैं तो। और उसमें ये सारा पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, फिर स्टेट लेवल पे और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे इसकी क्लियरेंस मिलती है। अब कुछ पर्टिकुलर आइटम्स में जैसे आपको बताना चाहूँगा कि जैसे किस तरह से ध्यान रखा जाता है। तो आपने खासकर ड्रेजिंग की बात की, तो ड्रेजिंग जब हम करते हैं और जा कर के उसको हम डंप करते हैं सी में, तो पहली चीज़ तो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। अगर ड्रेज्ड मटेरियल अगर मान लो उसमें कंटामिनेशंस वगैरह हैं तो ये रेस्ट्रिक्शन रहेगा कि आप उसको लैंड पे डंप कर ही नहीं सकते। ओके, तो ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि आपको उसको
सी में ही कहीं डंप करना होता है और उसका एक डंपिंग ग्राउंड होता है जो आपके एनवायरमेंटल क्लेम्स में शामिल होता है ओह। कि आपको लेटर से 5 किलोमीटर दूर जाके इतने इस रेक्टेंगल के अंदर या स्क्वायर के अंदर ही आप उसको डंप करेंगे। अब पानी के अंदर भी? हाँ, पानी के अंदर भी रेस्ट्रिक्शंस है, वाओ। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा जो होता है, हर एक पोर्ट को उनका कंटिन्यूअस एयर, वाटर एंड नॉइज मॉनिटरिंग करनी होती है। ओके। तो वो भी कंपलसरी है। इनफैक्ट अगर आप चेन्नई पोर्ट को देखेंगे तो हमारे जो मेन गेट्स हैं वहाँ पे डिस्प्ले लगा रहता है कि आज पोल्यूशन लेवल क्या है, सारी चीज़ें उसमें आती है। Okay. और जगह जगह पर हम लोग सैंपल्स जो है वो वाटर के रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे लेते रहते हैं। तो वो भी हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो हुआ कि अगर आप एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस वगैरह में, अगर आप कोई नया टर्मिनल बनाना चाहते हैं वगैरह, तो उसमें भी आपको फिर क्लियरेंसेस लेने होते हैं। फिर इसके अलावा कार्गो के हिसाब से जो है वो पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स होते हैं। जैसे अगर मैं डस्टी कार्गो हैंडल कर रहा हूँ तो उसमें जो मेरे कन्वेयर्स वगैरह होंगे वो सारे कवर्ड कन्वेयर्स होंगे। मिस्ट के थ्रू जो है वो डस्ट कंट्रोल सिस्टम्स होंगे। तो जैसे आप कामराजर पोर्ट में जाएंगे तो आज कामराजर पोर्ट में हम लोग कोल हैंडल कर रहे हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट आपको वहाँ अंदर मालूम नहीं चलेगा कि हम कोल हैंडल कर रहे हैं। Okay. क्योंकि ये सब जो है वो डस्ट कंट्रोल सिस्टम्स हैं, पूरे कवर्ड कन्वेयर्स हैं, उससे वो यार्ड में चला जाता है वगैरह जी। तो इस तरह के एस्पेक्ट्स का भी जो है वो ध्यान रखा जाता है। तो एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए न केवल हम खुद उसके लिए कॉन्शियस हैं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज भी कंटिन्यूसली मॉनिटर करती हैं। गॉट इट, गॉट इट। सर, अभी इंडिया मैरीटाइम वीक आ रहा है 27 अक्टूबर से, और मैं आप लोग की प्री स्पीचेस सुन रहा था तो पता चला कि 100 नेशन से ज़्यादा का पार्टिसिपेशन होने वाला है और 10 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOUs होने वाले हैं। तो सर, ये इंडिया मैरीटाइम वीक से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कौन से सेक्टर्स में ये सारे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं? देखिए, अगर हमको कोई भी चीज़ अचीव करनी है जी। तो पहले तो हमें गोल सेट करना होगा, फिर उस गोल की तरफ हम कैसे मूव करेंगे। जी। तो अब हम लोगों ने पहले गोल बनाया था 2030 में कि हमारा मैरीटाइम इंडिया विजन क्या है। फिर एक गोल बनाया कि 2047 में हम लोग अमृतकाल विजन हम क्या करेंगे। तो ये गोल्स को अचीव करने के लिए हमें कई चीज़ें करने की ज़रूरत है। हमें पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना है, हमें कनेक्टिविटीज़ इम्प्रूव करनी है, हमें उस डायरेक्शन में रिसर्च करना है, हमें अपने लोगों की स्किलिंग करनी है। और इन सब में हमें ये बहुत ज़रूरी है कि एक तो हम दुनिया को बताएं कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे वो हमारे साथ उसमें इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। जी। दूसरा, हम उनसे ये भी सीखें कि वो लोग क्या अलग कर रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस। जी, बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह हैं, और पार्टनरशिप्स फॉर्म करें। जी। तो जो भी बड़े मैरीटाइम नेशंस हैं जैसे जापान है, ये सब जो बड़े मैरीटाइम नेशंस हैं, ये इस तरह की इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं जी। जहाँ की इंटरनेशनल कम्युनिटी आती है और एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है। तो हम लोग ने पहले 2016 में किया, वो मैरीटाइम इंडिया समिट था, वो पहला एडिशन था। उसके बाद सेकंड वर्चुअल हुआ 21 में और 23 में उसको ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 3 दिन का बनाया गया। ओके। अब ये लगा कि और भी ऐसे कई चीज़ें हैं जो कि हम इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा कैसे। जी। तो वो अब करके इसको पूरा एक वीक लॉन्ग इवेंट बनाया गया है 27 अक्टूबर से और 31 अक्टूबर तक। और इसमें न केवल ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के 8 सेशंस हो रहे हैं, उसके अलावा और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं, जैसे इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट डाला गया है जो है शियो कॉन्फ्रेंस, मतलब विमेन इन मैरीटाइम सेक्टर। ओह, ओके। अगेन ये ऐसा है जब हम लोग इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो वो चीज़ इसमें लाई गई है। फिर जैसा अभी आपने मेरे से पूछा था एनवायरनमेंट के बारे में, तो जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके ऊपर एक अलग से सेशन है। जी। फिर ऑल सेड एंड डन हमारा जो हेरिटेज है, तो एक हेरिटेज के ऊपर एक सेक्शन। हमारा हेरिटेज बहुत पुराना है मैरीटाइम में। जी। हमारा लोथल में एक सबसे पुराना डॉक हम कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखें चोलास और पल्लवास, उस साइड देखें तो मराठास, तो ये उस हेरिटेज के बारे में भी एक सेशन है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के करीब 150 कॉन्करेंट सेशंस, कुल मिला के इसमें सेशंस होंगे और इसमें 200 से ज़्यादा जो है इंटरनेशनल स्पीकर्स आएंगे। और इसमें एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई है, इसमें जो है वो मीटिंग वेन्यूज़ रखे गए हैं। Okay. तो आप मीटिंग वेन्यू बुक करके आप किसी से डिस्कशन करना चाहते हैं डिटेल में, तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी। उसके अलावा एग्जीबिशन है,
तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी के प्लेयर्स हैं, जो पोर्ट्स हैं या शिपयार्ड्स हैं, तो वो सब भी उसमें अपना एग्जीबिशन वहाँ पर लगा रहे हैं। तो उसमें भी अगर आप किसी को सेलेक्ट करके अच्छा ठीक है ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा, यहाँ हम पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं, तो वो सब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। वाह। तो इसके लिए मुझे तो लगता है कि न केवल इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली जो भी मैरीटाइम सेक्टर में रुचि रखते हैं, ऑलरेडी हमें 100+ कंट्रीज से हम पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी। तो जो भी इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो सेक्टर में इंटरेस्टेड लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा इवेंट है। और इस इवेंट्स के थ्रू जो पार्टनरशिप्स बनेंगी, जो MOUs बनेंगे, वो भी एक तरह से हमें अपना 2047 के गोल की तरफ ले जाएंगे। परफेक्ट, परफेक्ट। तो सर अगर आज किसी को ये अटेंड करना चाहे, वो छोटा व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, या किसी को इंक्विजिटिवनेस है इस सेक्टर के बारे में और जानने की, वो करियर बनाना चाहता है, तो हाउ कैन ही डू दैट? वो अटेंड कैसे कर सकता है इसको? इसका मैरीटाइम अपना IMW 2025 इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का पोर्टल है जी। तो जैसे ही वो गूगल करेंगे तो वहाँ उनको मिल जाएगा, Got उस लिंक पे वो जाएं और जिस कैपेसिटी में वो ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कई कैटेगरीज हैं। एक है कि आप केवल एग्जीबिशन में जाना चाहते हैं और लोगों से आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो आप विजिटर की कैटेगरी ले लीजिए। जी। अगर आपको लगता है कि आप सेशंस भी सुनना चाहेंगे तो आप डेलीगेट बन जाइए। आपको लगता है कि आप इसमें एक्सपर्ट है, आप कुछ एक्सचेंज करना चाहेंगे, इन्फॉर्मेशन लोगों को बताना चाहेंगे, तो आप स्पीकर भी बन सकते हैं। तो कई कैटेगरीज हैं, आप जाके उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। परफेक्ट। तो हम क्या करते हैं सर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, हाँ। सो दैट इन केस एनीवन इज इंटरेस्टेड, वो डेफिनेटली वहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब मेरा तो ये कहना है कि नोबडी शुड मिस दिस अपॉर्चुनिटी। नहीं सर, साउंड्स वेरी वेरी इंकरेजिंग, क्योंकि 100 कंट्रीज के लोग और इतने सारे स्टेक होल्डर्स एक ही साथ एक ही जगह होना, और ऐसे ही एग्जीबिशंस में सर बिजनेसेस फॉस्टर होते हैं, बिजनेसेस बनते हैं। तो एक छोटे व्यापारी को मुझे लगता है ज़रूर आना चाहिए ऐसे एग्जीबिशंस में। करेक्ट। अब सर आगे चलते हैं कि चाइना जो है सर फैक्ट्री टू पोर्ट मॉडल यूज़ कर रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक रीजन्स जो वो यूज़ करते हैं, SERs यूज़ करते हैं, जहाँ एक कंटेनर 24 घंटे में मैन्युफैक्चरिंग से शिप पे पहुँच जाता है और डिस्टेंस भी 40-50 किलोमीटर का होता है। पर यहीं इंडिया में ना सर इस चीज़ के लिए 84 आवर्स लग जाते हैं और जो डिस्टेंस करीबन 150 किलोमीटर्स का होता है। तो सर दिस इज लाइक लूजिंग 100 बिजनेस साइकिल्स एवरी ईयर। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं? अगेन जो मैं थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाना चाहूँगा कि इंडिया के जो इंडस्ट्रियल सेटअप जो हुआ इंडिया का, उसमें एक लेगेसी का भी इशू है। और लेगेसी कैसे आती है कि आपको रॉ मटेरियल कहाँ मिल रहा है या आपका कंजम्पशन मार्केट कहाँ पर है, तो उसके हिसाब से डेवलप हुए हैं। और अभी तक हम जो है, जैसा मैंने पहले भी आपको फिगर बताया कि हम लोग डोमेस्टिक कंजम्पशन पे ज़्यादा थे जी। उसके फ़ायदे भी हैं क्योंकि जो वर्ल्ड में जो इकोनॉमी में डिस्टर्बेंसेस होते हैं उसका इम्पैक्ट नहीं आता। उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं आता, जो पहले भी जितने भी ये डाउन स्लाइड्स वगैरह आए थे। और अब जब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दें, तो जो सागरमाला जो स्कीम लॉन्च हुई 2015 में जी, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर था पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो पोर्ट्स जो हैं उनके पास में इंडस्ट्री सेटअप हो, तो उससे क्या होगा कि अगर उसको रॉ मटेरियल चाहिए तो वो आराम से उसके पास पहुंच जाएगा, और अगर उसको अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो वो आराम से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन में कई पोर्ट्स ने अपनी ज़मीनें जो हैं वो इंडस्ट्री को दी हैं, और यहाँ तक कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी डेवलप हुए हैं। ओके। दूसरा, जैसा आपने बताया कि 50 किलोमीटर 150 किलोमीटर, अल्टीमेटली हम ये चाहते हैं कि वहाँ से कंटेनर स्मूथली हमारे पास पहुँच जाए, या कोई और भी कार्गो है तो स्मूथली हमारे पास चला जाए या वहाँ पहुँच जाए। तो उसके लिए जो है पोर्ट कनेक्टिविटी पे बहुत ध्यान दिया गया है, और ये पोर्ट कनेक्टिविटी जो है रोड सेक्टर में भी और रेल सेक्टर में भी। तो NHAI तो उसके लिए एक अलग से स्कीम लेके आई कि भाई हम जो है वो पोर्ट कनेक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करेंगे, तो कहाँ कहाँ ज़रूरत है। इसी तरह से रेल का भी हुआ। इनफैक्ट हमारा एक सागरमाला डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, तो वो इसमें इक्विटी होल्डिंग, क्योंकि रेल अगेन बहुत कॉस्टली अफेयर है रेल ट्रैक डेवलप करना, तो उन्होंने भी इसमें जो है इक्विटी पार्टनरशिप्स वाला लेकर के डेवलपमेंट्स किए। तो ये वाला आस्पेक्ट भी उसमें हुआ। तो इस पे अब ध्यान दिया गया है, और कई थाउजेंड्स ऑफ एकर्स जो है वो इस तरह से इंडस्ट्री को पास लाने की कोशिश की गई है। करेक्ट। तो सर इसका इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं, कितने टाइम में ये जो नंबर है इम्प्रूव हो जाएगा? इसका इम्पैक्ट देखिए ऑलरेडी दिखने लगा है। अगर हम लोग अपने कार्गो की ग्रोथ देख रहे हैं तो एक काफ़ी हेल्दी ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं।
तो इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी दिखने लगा है और ये आगे के समय में और बढ़ेगा। गॉट सर, सिंगापुर जो है साल का 37 मिलियन TEUs हैंडल करता है, एक सिंगापुर, और इंडिया के सारे पोर्ट्स मिला के 17 मिलियन TEU करते हैं। और सिंगापुर का जो पोर्ट है वो यहाँ के मरीना के एरिया से भी छोटा है। तो सर, इज इट प्योर एफिशिएंसी या कुछ ऐसे इंसेंटिव्स हैं कि लोग सिंगापुर से ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं? आई थिंक अगेन यहाँ थोड़ा सा हमको इसके ग्रैनुलर डिटेल में जाने की ज़रूरत है। जी। सिंगापुर में जैसे आपने बताया 37 मिलियन TEUs, 40 मिलियन TEUs जो वो कर रहे हैं, अब आई थिंक वो 40 भी क्रॉस कर चुके हैं। तो उसमें डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत छोटा पार्ट है, मेनली वो ट्रांसशिप कर रहे हैं। ओके। जैसे मान लीजिए यूरोप से कोई माल ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो वो ये करेगा कि वो एक उसको वेसल लेकर के आया, उसने उसको सिंगापुर में ड्रॉप किया, वो आगे चाइना चला गया, दूसरे वेसल से वो यहाँ से सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया चला गया। तो ट्रांसशिपमेंट हो रहा है। वहाँ डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत कम है, जिसको हम लोग गेटवे कार्गो मूवमेंट बोलते हैं, वो वहाँ बहुत लिमिटेड है। मेनली वहाँ पर ट्रांसशिपमेंट है। तो एक चीज़ तो ये होती है कि ट्रांसशिपमेंट में आपको एरिया कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप हिंटरलैंड से तो कनेक्ट कर नहीं रहे हैं। तो जो आपने मरीना बीच वाली जो बात करी, एक छोटे से एरिया में आपका काम चल जाएगा। दूसरा, मैं जैसे एक इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा कि ट्रांसशिपमेंट में हर चीज़ 2 बार काउंट होती है। जैसे एक शिप से मैंने उसको उतार के रखा तो वो काउंट हो गया, और दूसरे शिप में मैंने उसको चढ़ा के रखा तो वो काउंट हो गया। गॉट इट। तो ट्रांसशिपमेंट जहाँ होगा वहाँ ये डबल काउंटिंग होगी, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जबकि गेटवे पोर्ट में क्या होता है कि हिंटरलैंड से कार्गो आया, उसको मैंने रखा, वो चला गया, तो एक ही काउंट हुआ, सिंगल काउंट होगा। Single या फिर बाहर से आया और देश में चला गया, तो वो सिंगल काउंट होगा। तो एक तो एस्पेक्ट ये हुआ। लेकिन इंडिया जिस पे फोकस कर रहा है कि अभी इंडिया का जो 70-75% ट्रांसशिपमेंट जो था वो इन बाहर के पोर्टों में हो रहा था। ज़्यादातर कोलंबो में हो रहा था, ओके, थोड़ा बहुत पोर्ट क्लैंग में हो रहा था, फिर इस साइड में सिंगापुर में हो रहा था। तो अब हम लोगों ने भी अपने जोग्राफिकल लोकेशन का एडवांटेज लिया है, और विलिंजम में जो पोर्ट डेवलप हुआ है वो मेनली वहाँ बहुत अच्छी डेप्थ है, और जो सी रूट है जो कि वेस्ट से ईस्ट में जा रहा है उससे वो बिल्कुल पास में है, मतलब शिप को ज़्यादा मूव नहीं करना है। गॉट इट। तो वहाँ अगर आप देखेंगे, उन्होंने दिसंबर 24 में ऑपरेशन शुरू किए हैं जी, और पहले 9 महीने में 1 मिलियन TEUs वो कर चुके हैं। वाह। तो जो हमारा ट्रांसशिपमेंट था जो पहले दूसरे देशों में हो रहा था वो ऑलरेडी हमारी तरफ शिफ्ट होने लगा है। अब ये एक विलिंजम डेवलप हुआ, यहाँ बड़े से बड़े वेसल, 400 मीटर से भी बड़े वेसल यहाँ हैंडल हो रहे हैं। दूसरा जो है, हम लोग बात कर रहे हैं गैलेथिया बे में डेवलप करने की। गैलेथिया बे वाले में दोनों एस्पेक्ट्स हैं, वहाँ हम लोग 16 मिलियन TEU का बना रहे हैं। गैलेथिया बेट कहाँ हुआ सर? गैलेथिया बे निकोबार आइलैंड। निकोबार आइलैंड। निकोबार में जो अपना जो ग्रेट निकोबार है, जो अपना सदर्न मोस्ट आइलैंड है जी, और इंडिया का भी इंसिडेंटली जो सदर्न मोस्ट पॉइंट हुआ, वेरी क्लोज टू मालदीव्स। मालदीव्स इस तरफ हुआ, ये निकोबार। ओके, गॉट। मालदीव्स अपने वेस्ट में हुआ, ये अंडमान निकोबार में हुआ। ओके। तो जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है वहाँ पर ये गैलेथिया बे है। ओके। तो वहाँ पर भी 16.2 मिलियन, जब उसके चारों फेजेस कवर हो जाएंगे तो उससे हमें 2 फायदे होंगे। एक तो हमारा ट्रांसशिपमेंट जो है, जो आज पोर्ट क्लैंग में हो रहा है वो थोड़ा सा पहले यहाँ हो जाएगा। पूरा जो हमारा ईस्ट कोस्ट का ट्रांसशिपमेंट हो रहा है यहाँ ईस्टर्न साइड का, वो सारा हम वहाँ कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स उसका स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस भी है। ट्रू सर, इंडिया के अंदर ही आपने जैसे बताया कि वेस्ट में, साउथ में, ईस्ट में हर जगह पोर्ट्स हैं, नॉर्थ में तो नहीं है बिकॉज वहाँ सी नहीं है। सो वेस्ट कोस्ट में सर जो प्रोडक्टिविटी है वो टर्न अराउंड टाइम है वो है 47.7 आवर्स, ईस्ट में 56.1 आवर्स, और साउथ में आपके यहाँ जो है वो 40.8 आवर्स है। तो आप लोग लीड कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट सर। पर ये सर रीज़न क्यों है कि देश के अंदर ही 3 पोर्ट्स हैं और तीनों पोर्ट्स के अंदर इतना मैसिव डिफरेंस टर्न अराउंड टाइम्स में? न केवल ये अपने विद इन देश में भी डिफरेंस होगा, अगर आप इनको बाहर की कंट्रीज से कंपेयर करेंगे तो वो भी डिफरेंस होगा जी, क्योंकि हम लोगों ने इसको बहुत बारीकी से स्टडी किया। ये अगेन गवर्नमेंट का फोकस है कि टर्न अराउंड टाइम को कम करना जी। तो अब टर्न अराउंड टाइम होता क्या है कि शिप वहाँ रेडी हुआ एंकरेज में, उसने बोला कि मैं रेडी हूँ, मेरा पेपर वर्क पूरा हो चुका है, मैं अब रेडी हूँ, अब मुझे आपके पोर्ट के अंदर आना है जी, और अपना कार्गो ऑपरेशन उसने कवर किया और वापस चला गया जी। तो ये वाला आपका जो पूरा टाइम लगा ये आपका टर्न अराउंड टाइम है। ओके। अब मैं यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ हमें वर्क करना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि पोर्ट अकाउंट पे जो चीज़ें हो रही हैं,
अब पोर्ट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें हो रही है, मान लो उसने कहा कि मैं रेडी, तो मेरा पायलट इमीडिएटली चला जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसको लेके आना चाहिए, बर्थ पे आता है, फटाफट उसके ऑपरेशंस होने चाहिए, उसके बाद उसने अपना कार्गो ऑपरेशन कंप्लीट किया, जो पेपर वर्क है वो फटाक से होना चाहिए, उसको फिर से पायलट मिलना चाहिए और चले जाना चाहिए। अब आप एक बहुत क्रिटिकल चीज़ इसमें देखिए कि इसमें क्या हो रहा है कि जो कार्गो ऑपरेशन हो रहे हैं वो वाला टाइम भी इसमें इंक्लूडेड है जी। अब उसकी एफिशिएंसी में को चेक करने के लिए मुझे दूसरा पैरामीटर लाना पड़ेगा जो मैं आपको बताऊंगा। पर पहले अपन सिंपल देखें कि मान लो मैं 4000 TEU उतार रहा हूँ और 4000 TEU चढ़ा रहा हूँ जी। कंटेनर्स, ठीक है। और दूसरा ये है कि मैं 1200 उतार रहा हूँ और 1200 चढ़ा रहा हूँ, नेचुरली 4000 में ज़्यादा टाइम लगेगा, यस, है ना। तो जैसे अब क्या हुआ है कि तो हम टर्न अराउंड टाइम को अपने आप में नहीं देख सकते, जो हम जिसको बोलते हैं पार्सल साइज, हमें पार्सल साइज को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। वाला एस्पेक्ट भी हमारा इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया पॉइंट है सर, है ना। दूसरा क्या है कि अब मैंने देख रहा हूँ कि भाई मैं अपने ऑपरेशन, इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि पार्सल साइज बढ़ गया इसलिए मेरा टाइम बढ़ गया, मेरे पास और भी पैरामीटर्स हैं। तो हम लोग क्रेन के मूव्स देखते हैं, जो क्रेन शिप से कंटेनर को जो है लेती है या उस पर रखती है, वो कितने मूव 1 घंटे में कर पा रही है। ओके। तो उसके पैरामीटर्स हैं, वो हम लोग मॉनिटर करते हैं। जैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि हम 30 मूव्स पर आवर कर पाएँ, ओके। तो ये तो उन पे देखते हैं। तो जो आप ये वेस्ट का, साउथ का और ईस्ट का जो आप डिफरेंस देख रहे हैं, ये कई बार इसका डिफरेंस पार्सल साइज के कारण भी आता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि मेन हम क्रेन मूव्स कितने कर पा रहे हैं और प्री बर्थिंग डिटेंशन वगैरह में हमारा कितना टाइम लग जा रहा है। तो सर इसका कोई वैसा नियम नहीं है कि पर TEU कितना टाइम लग रहा है? इज दिस मतलब वुड दैट बी अ राइट पैरामीटर टू पर चेक? TEU एक तरह से वो क्रेन मूव्स में आ जा रहा है। ओके। अच्छा, फिर आपको मैंने बताया कि ये तो अपने विद इन देश की बात हुई, फिर कई बार अक्रॉस द कंट्रीज भी अपन डिफरेंस देखते हैं। तो जैसे कुछ कंट्रीज हैं, जैसे हमने सिंगापुर का एनालाइज किया, तो सिंगापुर में क्या होता है, ये एक पैरामीटर, जैसे आपने तो टर्न अराउंड टाइम बोला, एक ड्वेल टाइम एक पैरामीटर होता है कि पोर्ट के अंदर आया और वो कब चढ़ के चला गया। एक कंटेनर पोर्ट में घुसा, उसको एक्सपोर्ट होना था, तो वो कब शिप पे चढ़ पाया और निकल गया। तो वो ड्वेल टाइम में क्या हो जाता है, जैसे हम लोग फ्री डेज देते हैं, ओके, क्योंकि आपको कार्गो असेंबल करने में टाइम लग जाता है। एक जहाज में आपको 1200 कंटेनर लेके जाना है, तो आपके 1200 एक दिन में तो नहीं आएंगे। तो वो उसके लिए हम लोग उनको जो है वो एक्सपोर्ट के लिए 7 डेज का फ्री टाइम देते हैं, इंपोर्ट के लिए हम 3 डेज का फ्री टाइम देते हैं। तो वो टाइम भी हम लोग अपने यहाँ ड्वेल टाइम में ऐड करते हैं, जबकि सिंगापुर उसको ऐड नहीं करता। तो देता वो भी है, हाँ देते वो भी हैं, क्योंकि उनके यहाँ भी एक्सपोर्ट होना तो पहले असेंबल करना होगा। राइट। तो ये कई बार हमें देखना पड़ेगा कि लोग किस तरह से इसको डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन ऑल सेड एंड डन हमारा एफर्ट हमेशा ये रहता है कि पोर्ट अकाउंट पे जो भी टाइम लग रहा है उसको हम लोग मिनिमाइज करें। गॉट इट। और वहीं हमारी मिनिस्ट्री भी इस पे टारगेट सेट करती है और हम लोग को मॉनिटर किया जाता है। तो सर ऐसे कौन से 3 या 4 KPIs हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, जिनको आप कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं कि आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती रहे? हाँ, एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जिनको देखते हैं, एक तो हम लोग प्री बर्थिंग डिटेंशन देखते हैं, ओके, और खासकर पोर्ट अकाउंट पे कितना प्री बर्थिंग डिटेंशन हो रहा है। फिर हम लोग टर्न अराउंड टाइम को भी देखते हैं और उसको हम पार्सल साइज से रिलेट करते हैं। फिर उसके अलावा जो है हम, जैसा मैंने बताया कि नंबर ऑफ क्रेन मूव्स पर आवर, उसको भी हम देखते हैं। तो ये 3 हमारे मेजर पैरामीटर्स हैं। सर अब हम थोड़ा सा प्राइवेट पोर्ट्स पे आते हैं, और वहाँ एक ही नाम सबको सुनाई देता है, वो अडानी पोर्ट्स का। तो अडानी पोर्ट का जो मुंद्रा में है 200 मिलियन टन्स हैंडल करता है, और एज ऑफ नाउ कोई भी PSU पोर्ट इतना बड़ा वॉल्यूम हैंडल नहीं कर पा रहा। तो ये प्राइवेट प्लेयर्स ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो गवर्नमेंट नहीं कर रही है, या फिर गवर्नमेंट पोर्ट्स नहीं कर रही है, या उनसे जो है सीखा जा सकता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? जहाँ तक सीखने की बात है, वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि मेजर पोर्ट्स को नॉन मेजर पोर्ट्स, जिसमें से कई प्राइवेट है, उनसे भी सीखना चाहिए। ये एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन तो होना ही चाहिए। अब वो लोग क्या अलग कर रहे हैं, तो बेसिकली एक जो सबसे बड़ा पॉजिटिव जो है, खासकर जो कि आपने मुद्रा का एग्जांपल दिया, तो उनके पास जो है वो एक फ्लेक्सिबिलिटी है। तो कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट सेटअप में फ्लेक्सिबिलिटी, हालांकि हमें ये भी कहना पड़ेगा कि जो 21 में जो मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट आया, उसमें जो है काफ़ी फ्रीडम्स
मेजर पोर्ट्स को दिए गए हैं। जी। लेकिन जो एक निम्बलनेस जो प्राइवेट पोर्ट में होती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब आप मेरे पास आए और आपने कहा कि भाई मैं अपना शिपिंग लाइन जो मेरा यहाँ वेसल आता है, मैं आपके यहाँ कॉल करना चाहता हूँ, आप मुझे क्या दोगे? तो कई बार ज्वाइनिंग बोनस होता है, एक सिर्फ आपको ही कुछ बेनिफिट देना है, वो देने में एक डेफिनेटली प्राइवेट पोर्ट को ज़्यादा फ्रीडम है। राइट। गवर्नमेंट में भी हम लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग गवर्नमेंट में नहीं करते, पर गवर्नमेंट में जैसे अब आप आए, आपने कहा कि तो मुझे एक ऐसे फिक्स पैरामीटर बनाने पड़ते हैं। हाँ, मतलब वहाँ भी रूल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। रूल्स जैसे मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, क्योंकि आप 2 लाख TEU से ज़्यादा पर एनम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो उसमें अगर कोई दूसरी शिपिंग लाइन आती है तो मुझे उसको भी वही चीज़ देना पड़ेगा। राइट। फेवरेबिलिटी नहीं हो सकती। वहाँ पर ऐसा नहीं है। तो जो निम्बलनेस उनके पास है वो हमारे पास नहीं है। लेकिन नेचुरली उनकी जिस तरह से वो लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, फिर उनके पास एक SEZ है, हज़ारों एकड़ का एक SEZ है उनके पास में, ये एडवांटेज भी है। तो उनसे सीखने के लिए भी हमारे पास बहुत कुछ है। और हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है, और खासकर जो हमारे ही सेटअप में काम कर रहा है उसका तो एनवायरनमेंट भी सेम है, उसका इकोसिस्टम सिमिलर है। तो बजाय एक फॉरेन पोर्ट से हम सीखें, उससे तो हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने देश के ही एक प्राइवेट पोर्ट से सीखें। नहीं, बिल्कुल सही सर। और ये आपने सही कहा कि उनके पास निम्बलनेस और फ्लेक्सिबिलिटी के कारण वो कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो गवर्नमेंट सेटअप में शायद करनी थोड़ी सी मुश्किल, उसमें समय लग जाता है। गॉट। सर, जापान ने स्क्रैप एंड रीबिल्ड पॉलिसी लेके आए, और इंडिया में सर जो एवरेज वेसल है ना वो करीबन 20 साल पुराना है हमारे रिसर्च के हिसाब से, और ग्लोबल एवरेज ये 12 ईयर्स की है। तो क्या ये वेसल्स जो आउटडेटेड हो गए हैं उसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी पे इम्पैक्ट हो रहा है, और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? एक्चुअली जो शिप बिल्डिंग है, जैसे अगर हम एक देखें तो मैरीटाइम सेक्टर को पहली बार इतना फोकस हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं जी, कि एक अलग स्कीम सागरमाला स्कीम आई है। तो उसमें पहली स्टेज में जो कवर किया गया वो ये हुआ कि भाई पोर्ट्स की कैपेसिटी कंस्ट्रेंट नहीं होनी चाहिए, है ना। तो हम लोग ना पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट, उसमें एक पिलर था, दूसरा पिलर उसमें कनेक्टिविटी का था, तीसरा पिलर उसमें पोर्ट लाइन इंडस्ट्रियलाइजेशन का था। तो सारा फोकस पोर्ट पे था एक तरह से उस स्कीम का। अब गवर्नमेंट ने अगले लेवल पे गई है और बोला है कि हमें अपनी शिपिंग का टनेज भी इम्प्रूव करना है। तो जैसे आपने तो वेसल की एज की बात की, लेकिन अगर आप इंडिया का फ्लैग्ड वेसल देखेंगे तो वो भी बहुत कम है, 1% से भी कम है। राइट। तो अब गवर्नमेंट चाहती है कि शिपिंग में भी हमारा रोल बढ़े। तो उसके लिए अच्छा, आपको मालूम होगा कि शिप ब्रेकिंग में हम लोग नंबर 1 होते थे, अलंग में होते थे गुजरात में, क्योंकि वहाँ नेचुरल टोपोग्राफी ऐसी थी। और उसमें भी अब हम नंबर 2 पे हैं, तो बांग्लादेश हमसे आगे निकला है। तो अभी जो रिसेंटली सितंबर में कैबिनेट ने एक बहुत अच्छी स्कीम शिपिंग के लिए अप्रूव की है, और वो एग्जैक्टली जो आप बता रहे हैं वो है। उसमें यह है कि अगर आप इंडिया में आके अपना शिप ब्रेक करेंगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा, और अगर आप 3 साल के अंदर यहीं पर अपना एक शिप बिल्डिंग करेंगे तो न केवल उसमें एक सब्सिडी का पार्ट है, फाइनेंशियल असिस्टेंस का पार्ट है, उसके अलावा ये क्रेडिट भी आप एक सर्टेन लिमिट तक उसमें यूज़ कर सेट ऑफ कर सकते हैं। हाँ, तो ये दोनों को लिंक करने की कोशिश की गई है। जो आपने जापान का बताया, एग्जैक्टली लगभग वैसी स्कीम जो है वो हमारी कैबिनेट ने भी अप्रूव की है अभी सितंबर में, इफ आई रिमेंबर करेक्टली 24 सितंबर को। ओके। तो अब रोल आउट हो रही है। वाह। तो ये भी एक ऐसा एरिया है जहां हम कैचअप कर रहे हैं। परफेक्ट सर, आइडियल प्लानिंग के हिसाब से जो भी पोर्ट होता है उसमें 50 किलोमीटर के रेडियस में क्लस्टर्स बना दिए जाते हैं, जहाँ कार्गो सीधा फैक्ट्री से आपके पोर्ट तक आ जाता है। पर इंडिया में इसका यूटिलाइजेशन सिर्फ 20% है। तो सर इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप प्लानिंग का फ्लॉ कहेंगे, या जोनिंग पॉलिसीज़ का इशू कहेंगे, या एनवायरनमेंट का इशूज़ कहेंगे? ये तीनों में से मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा कि ये तीनों नहीं है। ओके। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो अपना जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ वो एक लेगेसी है। रॉ मटेरियल कहाँ है, कंजम्पशन सेंटर्स कहाँ हैं, उसके बेसिस पे हुआ। तो जैसे अब जो है, जब हम लोग एक एक्सपोर्ट पावर हाउस बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम अच्छी मैन्युफैक्चरिंग करें, और जो अभी जैसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी है जहां लोग चाइना +1 कर रहे हैं, तो हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दें। तो उसके हिसाब से अब हमने इस इशू को एड्रेस करना शुरू किया है।
तो जैसा मैंने आपको बताया कि पोर्ट्स ने अपनी कई थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ज़मीन दी है, वो इंडस्ट्रीज़ को दी है जिससे वहाँ इंडस्ट्री बने। और कई बार पोर्ट्स ये भी करते हैं कि अगर अलॉटमेंट कंसेशनल रेट पे होता है तो उसमें ये कहा जाता है कि आपको, जिसको हम MGT बोलते हैं, मिनिमम गारंटीड थ्रूपुट, आपको इतना कार्गो तो हमें कम से कम देना पड़ेगा, तब हम आपको ज़मीन सस्ती तब देंगे। आपको ज़मीन सस्ती देंगे, कंसेशनल रेट पे देंगे। तो ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं। इसके अलावा एग्रीगेशन सेंटर्स और डिसएग्रीगेशन, जिसको हम लोग मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बोलते हैं, तो वो भी एक स्कीम आई है। पूरे देश भर में 35 ऐसे पार्क्स बनने हैं। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि जो पहला जो रेडी होगा वो चेन्नई के पास मुप्पेडू में रेडी होगा। ओके, तो दैट विल बी वन ऑफ द फर्स्ट ग्रीन फील्ड टू गेट रेडी। करेक्ट। तो इसीलिए उस डायरेक्शन में भी, इसको भी करेक्ट करने में अब स्टेप्स लिए गए हैं। सर, जो पोर्ट्स हैं वो टूरिज्म का भी बहुत बड़ा हब बन जाते हैं। हमने सिंगापुर में देखा, जहाँ पे एक जंकयार्ड होता था, वहाँ पे आज मरीना बे सैंड्स है, दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल्स, जिसका एनुअल रेवेन्यू $1 बिलियन है। मिलियन नहीं, बिलियन, मतलब करीबन 9,000 करोड़ का रेवेन्यू है। और इंडिया के पास तो इस टाइम पे ऐसा 5 लाख एकड़ एरिया है जिसमें इस तरह की डेवलपमेंट हो सकती है। तो हम सर अभी टूरिज्म को क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे हैं हमारे आसपास के एरियाज़ में, और उसको फोकस एरिया क्यों नहीं रख पाए? देखिए, पोर्ट्स में अगर सीधा जो आपने बताया उससे हम अगर डायरेक्टली लेने की कोशिश करें, जहाँ टूरिज्म की बात होती है, तो एक तो आपने खुद ने होटल्स का बताया और दूसरा क्रूज़ की बात होती है। तो क्रूज़ सेक्टर, अब होटल्स में तो क्या है, देखिए हर जगह होटल नहीं डेवलप होगा। जैसे अगर आप आज देखेंगे तो जो ताजमहल होटल है मुंबई का, वो भी मुंबई पोर्ट की ज़मीन पे है जी। अगर आप ताज होटल देखेंगे कोचीन का, ताज मलाबार, वो भी कोचीन पोर्ट की ज़मीन पे है। इसी तरह वहाँ एक दूसरा होटल भी आया जिसका नाम अभी मैं इमीडिएटली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो जहाँ इस तरह के पोटेंशियल हैं, जैसे मुंबई में है और यहाँ कोचीन में है, तो वो तो हुआ ही है। लेकिन जो बाकी जगह में जहाँ पॉसिबिलिटीज़ थी, वहाँ हम लोगों ने इंडस्ट्री को डेवलप किया है। अब हम लोग क्रूज़ पे आए, तो क्रूज़ अगेन एक ऐसा सेक्टर है जिसको कि गवर्नमेंट काफ़ी पुश कर रही है और क्रूज़ भारत मिशन भी बनाया गया है। तो उसमें ये हुआ है कि जैसे मुंबई है, गोवा है, कोचीन है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, तो यहाँ हर जगह नए मॉडर्न क्रूज़ टर्मिनल्स या तो बन चुके हैं या बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आज की तारीख में आप देखें तो क्रूज़ को बहुत कंसेशन दिए गए हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि मेरे पास एक साल में करीब 85 क्रूज़ कॉल हुए और जो मैंने उन पे चार्ज किया, हार्डली 4.5 करोड़ चार्ज किया। पर अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो मैंने अपना एयर कंडीशन टर्मिनल जो मैं मेंटेन कर रहा हूँ, उनको मैं अंदर लाता हूँ, लेके जाता हूँ, ये सारा मिला करके, तो बेसिकली ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसको एनकरेज करना चाहते हैं और इसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। जैसे मैं अगर आपको अपने चेन्नई पोर्ट का स्पेसिफिक डिटेल बताऊं तो 21 तक हमारे यहाँ सिर्फ एडहॉक कॉल्स होते थे। 4 या 5 क्रूज लाइंस बोलेंगी कि हम वहाँ से पास कर रहे हैं और हम एक दिन आपके पोर्ट में आना चाहेंगे। 22 के बाद से हमारे यहाँ पर रेगुलरली 4 महीने के लिए हम लोग होम पोर्ट बनते हैं। 8 महीने मुंबई होम पोर्ट होता है, 4 महीने हम बनते हैं, जो कि वही शिप दोनों के बीच में मूव करता है। राइट। अब इसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा है कि उस शिप की कैपेसिटी 2005 है, तो क्रूज 700 और पैसेंजर 2005। कई दिन हमने देखा है कि उसमें 1950, 1980, जो इतनी लोग उसमें आए हैं, ये पेट्रोनेज इज एक्सेप्शनल। तो अब वो कंपनी खुद बोली है कि हम 2027 में एक दूसरा शिप भी लाएंगे और वो शिप हम परमानेंटली मुंबई में होम पोर्टिंग करेंगे और जो एग्जिस्टिंग सी एम्प्रेस है वो परमानेंटली आपके यहाँ होम पोर्ट होगा। तो उसमें हम अब क्या कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो हम भी उसके लिए रेडी रहने चाहिए। तो हम अपने क्रूज टर्मिनल की कैपेसिटी अब एक्सपेंड कर रहे हैं वगैरह। तो टूरिज़्म के लिहाज से क्रूज़ को भी बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है और कई जगह, जैसे अभी मुंबई में नया टर्मिनल बना है, विशाखापट्टनम में नया टर्मिनल बना है, हम अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में भी काम हो रहा है। गॉट सर, आपसे बात करते करते मेरे को लगता है वो P&L भी मुझे समझना चाहूँगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक गवर्नमेंट पोर्ट का क्या होता है, कि उनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या होते हैं, कहाँ से कितना पैसा आता है, सबसे बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम कौन सा है, और क्या पोर्ट्स प्रॉफिटेबल भी हैं कि नहीं है? जहाँ तक पोर्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है क्योंकि एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है और जो है कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स पर लाए गए हैं।
तो अगर हम सारे 12 पोर्ट को अगर मिला के देखें तो लास्ट ईयर लगभग 9,000 करोड़ का सरप्लस था. तो वी आर नेट सरप्लस इन ऑल दी पोर्ट्स पुट Yeah, टुगेदर. put together when we look at all the ports, we are in good surplus. परफेक्ट. अब पोर्ट्स के पास पैसा कहाँ से आता है? तो पोर्ट्स के पास जो पैसा आता है इसको हम 3-4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं. एक हम बोलते हैं वेसल रिलेटेड चार्जेस, VRC. तो जैसे हम लोग शिप को जब हम पायलट करके लाते हैं अंदर, तो उसमें उससे हम VRC लेते हैं. तो VRC बेसिकली क्या होता है, जैसे पायलटेज होती है जी. पोर्ट ड्यूज होते हैं, तो ये सब मिला के जो होता है इसको हम VRC बोलते हैं. तो वो एक काफ़ी बड़ा चंक रहता है. जैसे एयरपोर्ट्स पे एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस ले लेते हैं, हाँ, कुछ टोइंग चार्जेस ले लेते हैं. हाँ, जैसे पोर्ट ड्यूज कुछ हद तक वो हो गया जी. कि हम डेप्थ मेंटेन कर रहे हैं Right. वगैरह. दूसरा जो हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं कार्गो रिलेटेड चार्जेस. तो कार्गो रिलेटेड चार्जेस हमारे पास वो आ गया, तो उस पर क्रेन लगी, उसका ऑपरेशन हुआ, तो ये सारी चीज़ों में चार्जेस होता है. अगर हम खुद कर रहे हैं तो वो पूरा चार्ज हम इकट्ठा करते हैं. अगर हमने वहाँ एक PPP पार्टनर लगा रखा है तो वो CRC जिसको हम बोलते हैं कार्गो रिलेटेड चार्ज, वो कलेक्ट करता है. और अगर वो रेवेन्यू शेयर मॉडल है तो वो रेवेन्यू आपको शेयर पे royalty देता है. और आजकल अब नया रॉयल्टी मॉडल है तो वो रॉयल्टी पे देता है. वो डिपेंडिंग ऑन कैसी हमारा उनसे एग्रीमेंट है. और तीसरा हम अर्न करते हैं अपनी एस्टेट से, जो एस्टेट रेंटल्स होते हैं. तो लीज वगैरह देते हैं, लाइसेंसिंग देते हैं, उससे हम लोग अर्न करते हैं. फिर चौथा जो मेजर, एक चौथा जो कहा जाएगा वो मिसलेनियस है, जैसे इंटरेस्ट इनकम वगैरह होती है, डैमेजेस होते हैं पोर्ट के. हाँ, तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो सभी हमारी इनकम होती है. कई पोर्ट्स ऐसे हैं वो काफ़ी कैश रिच हैं, जैसे आप जवाहरलाल नेहरू पोर्ट देखेंगे या कांडला पोर्ट देखेंगे, दीनदयाल पोर्ट देखेंगे कांडला में, या पारादीप का पोर्ट देखेंगे, तो ये सब कैश रिच हैं. तो वहाँ इवन इंटरेस्ट इनकम भी बहुत होती है. ओके ओके. तो ये मेजर सोर्सेज ये 4 हैं. वेसल रिलेटेड चार्जेस, कार्गो रिलेटेड चार्जेस, एस्टेट रेंटल्स एंड मिसलेनियस इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इनकम. तो सर इसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किसका कंट्रीब्यूशन किसका है? ये पोर्ट टू पोर्ट चेंज Depend. होगा. ये क्योंकि अगर जैसे अब आज अगर आप चेन्नई पोर्ट देखेंगे तो चेन्नई पोर्ट चूंकि बाद में डेवलप हुआ, सिटी पहले आई, तो हमारे पास केवल 700 एकड़ है. तो हमारा एस्टेट इनकम बहुत कम है. कई पोर्ट्स में एस्टेट इनकम बहुत ज़्यादा होगा. तो ये डिपेंड करेगा पोर्ट टू पोर्ट. लेकिन नॉर्मल में अच्छा, अगर उसने कई अपने जो है PPP मॉडल पे दे रखे हैं तो उसको CRC भी काफ़ी मिलेगा कार्गो लेने. नॉर्मल में लेकिन ये होता है कि जो पोर्ट का VRC वगैरह होता है वो सबसे ज़्यादा बड़ा रहेगा. उसके बाद CRC रहेगा, फिर कुछ फाइनेंशियल इनकम वगैरह रहेगी, और फिर उसका एस्टेट इनकम रहेगा. बट इट विल वेरी फ्रॉम पोर्ट टू पोर्ट. बट सबसे जो यहाँ पर की एस्पेक्ट है वो ये है कि पूरे 12 के 12 मेजर पोर्ट जो आज से 10 साल पहले इसमें कई लॉस में थे, आज सब प्रॉफिट में है. और सर ये जो प्रॉफिट आता है तो ये गवर्नमेंट के पास जाता है या पोर्ट की अथॉरिटी होती है कि इसको रीइन्वेस्ट कैसे करना है, वो खुद डिसाइड कर सकता है? ये सारा का सारा ये पोर्ट के पास रहता है, और पोर्ट ही इसको अपने फर्दर डेवलपमेंट वगैरह के लिए यूज़ करता है. गवर्नमेंट इसमें से कुछ भी नहीं लेती है. कुछ भी नहीं लेते. परफेक्ट. सर अब आते हैं अपॉर्चुनिटीज़ पे, और थोड़े से अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. सर 45% एक्सपोर्ट्स जो आज हो रहा है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस करती हैं, और इंडिया में पेपर जो है वो पेपर वर्क काफ़ी बड़ा होता है, और करीबन 60 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपका एक वेसल बाहर भेजने में, वेरएज ग्लोबल एवरेज जो है वो 22 का है. इसी में अगर हम पेपर वर्क डेज में देखें तो इंडिया का टर्न अराउंड टाइम 2.5 दिन है, और वियतनाम का 1.2 डेज, और सिंगापुर का 1 दिन से भी कम है. तो सर ये अगर हम इसको सिर्फ 1 दिन भी रिड्यूस कर दे तो एक बहुत बड़ी एफिशिएंसी क्रिएट हो सकती है. तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो एक्सेसिव पेपर वर्क है इज कमिंग एज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस? हाँ, ये बिल्कुल. अगर आपके पास रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस का लोड ज़्यादा होगा तो नेचुरली उसमें आपका बिजनेस अफेक्ट होता है. तो उसके लिए 2 चीज़ें की जा रही हैं. एक तो ये है कि आपकी क्या प्रोसेसेस हैं. अभी जैसे रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी ये अनाउंस किया, 1 नेशन 1 पोर्ट प्रोसेस. ओह ओके. तो उसमें ये है कि सारे पोर्ट्स पे एक ही प्रोसेस फॉलो होना चाहिए. अभी क्या है, थोड़े थोड़े रीजनल वेरिएशंस हैं. जैसे चेन्नई कमिश्नरेट जो कस्टम्स की है उसने अपना कुछ एक सर्कुलर निकाला, तो वो अलग हो गया जो मुंबई में फॉलो हो रहा है उससे.
या यहाँ का जो इमिग्रेशन है जो वो किस तरह के कंप्लाइंसेस मांगता है वो थोड़े डिफरेंट हो गए। ओवर द टाइम अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि भाई सारों का एक ही प्रोसेस होना चाहिए, तो इस पे भी काम शुरू हो चुका है। दूसरा ये है कि मल्टीपल सबमिशंस नहीं होने चाहिए। हाँ, तो जैसे अब मान लो अगर मैंने कुछ चीज़ कोई डॉक्यूमेंट अगर मैंने कस्टम्स को सबमिट कर दिया है तो वो आइस गेट के थ्रू पोर्ट को आ जाना चाहिए। जो मेरा जो NLP मरीन सॉफ्टवेयर है उसमें वो आ जाना चाहिए। वापस से मुझे उसको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़नी। इट शुड बी विजिबल टू मी ऑल्सो। तो इन दोनों चीज़ों को आइडेंटिफाई किया गया है। तो इसको हम लोग वन नेशन वन डॉक्यूमेंट, वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस। तो कहाँ मल्टीपल सबमिशंस हो रहे हैं उनको अवॉइड किया जाए और कहाँ अननेसेसरी सबमिशंस हो रहे हैं उनको अवॉइड किया जाए। तो ये चीज़ अभी इस पे काम चल रहा है। और अगर मैं आपको मोटा मोटी हर पोर्ट में इसमें डिफरेंट, क्योंकि डुप्लीकेशन अलग अलग लेवल पे था तो नेचुरली रिडक्शन भी अलग लेवल पे होगा। मोटा मोटी इस पे 1/3 रिडक्शन हो चुका है। Okay. ऐसे डॉक्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया, ऐसे प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई किया गया। और मेरा ये मानना है कि अगर इसी स्पीड से काम चलता रहा और चूंकि अभी हाईएस्ट लेवल पे मॉनिटर हो रहा है तो मेरा ये मानना है कि अगले 6-8 महीने में ये चीज़ पूरी यूनिफॉर्म बन जानी चाहिए। दूसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिजिटलाइजेशन कितना कर रहे हैं, हमारे प्रोसेसेस में कितना हम IT का यूज़ कर रहे हैं। तो वो भी अभी जैसे एक एंटरप्राइज बिजनेस सिस्टम है जो अंडर डेवलपमेंट है और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि चेन्नई उसमें जो 6 लोकेशन में अभी डेवलप हो रहा है उसमें हम लोग आगे चल रहे हैं। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो अगले 6-8 महीने में कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो जिससे कि रादर देन हैविंग पेपर सबमिशंस वो लोग पूरा जो है वो अपना डिजिटल सबमिशंस कर पाएँ, उस पर भी प्रयास चल रहा है। सर आप इतने प्राइवेट पार्टीज को भी देखते हैं, डील करते हैं, आपने कोई ऐसे बिजनेसेस और स्टार्टअप्स देखे हैं जो आपको लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ये जो कॉम्प्लिकेशंस है पोर्ट्स की उसको सॉल्व कर पाएंगे? हाँ, डेफिनेटली। ये इनफैक्ट अभी वाइल वी आर टॉकिंग पिछले 2 दिन से जो है इवैल्यूएशन चल रहा है। ओके। 25 अगस्त को हम लोगों ने जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लिए थे पहले तो सारे पोर्ट से और करीब 51 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आए थे और इनको जो है वो एंथुजियास्ट को दिया गया और 294 सॉल्यूशंस आए। वाह। तो कल से हम लोगों ने IIT मद्रास में 9 पैनल्स, जूरीज जिनको कहा जाएगा, वो बैठी हैं जी, उनसे फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रही हैं और वो इनमें से टॉप 20 और अगर बहुत अच्छे आइडियाज़ आए तो इवन 25-30 उनको सेलेक्ट करेगी कि ये आइडियाज़ को हम सपोर्ट कर सकते हैं। वाह। और उसके लिए फंडिंग भी है कि अगर एक बार पसंद हुआ तो इनिशियली इतना अमाउंट दिया जाएगा जी, उसको ग्राउंडिंग के लिए इतना दिया जाएगा। और इनके साथ में जो आपन ने इंडिया मैरीटाइम वीक की बात की, इनको न केवल एक अलग से स्पेस दिया गया है जहां इनमें से अच्छे 3-4 लोग अपना एग्जिबिट डिस्प्ले करें, एग्जिबिट करेंगे, न केवल उनको एग्जीबिशन का स्पेस दिया गया है, फॉर नाउ हमारी प्लानिंग में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मूवमेंट होगा उसमें भी उसको ऐड करने की का प्रयास है जिससे वो एनकरेज हों जी। और तो स्टार्टअप्स तो डेफिनेटली अगर अच्छे आइडियाज़ हैं यंगस्टर्स के पास में तो उनको ये सेक्टर यूज़ करना चाहेगा। बिकॉज मैंने देखा था जैसे डिफेंस में गवर्नमेंट ने एक सेपरेट बॉडी सेटअप करी जिसका नाम था IDEX, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, जिसमें 500 करोड़ का बजट भी है और वो कोशिश कर रहे हैं जितना डिफेंस में इम्पोर्ट्स हो रहे हैं उसको इंडिजनाइज करने का। तो ऐसे कोई अभी फोकस्ड एफर्ट है या ये अभी के लिए आपको लगता है कि एक टेस्ट फेज में काम चल रहा है? नहीं, ये वन टाइम एफर्ट नहीं है, ये एक इंडिया इनोवेशन फंड बनाया गया है। ओके। IIF। तो ये इंडिया इनोवेशन फंड जो है उसके अंतर्गत ये काम हो रहा है। तो इट इज़ गोइंग टू बी परमानेंट फिक्सचर विच विल कंटिन्यूअसली वर्क ऑन दिस। गॉट। और सर आपको लगता है कि ये जो स्टार्टअप्स आएंगे उससे एक्चुअली जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आप लोग फेस कर रहे हैं सॉल्व हो पाएंगे? हाँ, डेफिनेटली। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो की गई है। जहाज़ जब अंदर आता है तो उसको हेल्प करने के लिए VTMS होता है, वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आज से 3-4 साल पहले तक जो है ये पूरा एक फॉरेन कंपनी सप्लाई करती थी, एक सिंगल कंपनी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो पूरे में सप्लाई करती थी। तो IIT मद्रास की टीम ने एक इंडिजिनस VTMS बनाया और पहले
उसको टेस्ट किया गया। जी। और इंसिडेंटली जो हमारा कामराजर पोर्ट था एन्नोर वाला, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट, और उनके एक स्टार्टअप के थ्रू उन्होंने इसको कमर्शलाइज किया। ओके। और अब इसकी सक्सेस इससे देखी जाती है कि न केवल गवर्नमेंट पोर्ट्स ने इसको लिया है, चेन्नई पोर्ट में, टूटिकोरिन पोर्ट में, पारादीप पोर्ट में, बल्कि जो विलिंजम पोर्ट है उसने भी इसको लिया है, Which is touted to be one of the biggest of India. वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द लेटेस्ट जी। टेक्नोलॉजीज, उन्होंने भी इसी को यूज़ करना शुरू किया। वाह। तो सक्सेस है, और अच्छे आइडियाज़ होंगे तो डेफिनेटली वो कमर्शियल सक्सेस भी होंगे। परफेक्ट सर। तो इसके लिए भी मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई तरीका है कि जिसके पास आइडियाज़ है वो आप तक रीच आउट कर सके, या कोई फॉर्मल रूट हो तो कोई वेबसाइट जिसके थ्रू वो अप्लाई कर सके। डेफिनेटली इंडिया इनोवेशन फंड जो है, गॉट इट। तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, सो दैट दे कैन डिटेल्स हम अप्लाई। आपको दे देंगे। जी। अब सर बेसिकली हमने मेजरली सारी चीज़ें कवर कर ली, कि हमने पोर्ट्स को समझ लिया, चैलेंजेस को समझ लिया, आप लोग कैसे उसको एड्रेस कर रहे हैं वो समझ लिया, एंड अपॉर्चुनिटीज़ को भी समझ लिया। अब मैं सर एक क्विक रैपिड फायर आपके साथ करना चाहूँगा, एंड जो आपके मन में पहली बात आए मैं चाहूँगा आप वो बताएं, ठीक है? तो सबसे पहला सर, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैरीटाइम सेक्टर में $500 बिलियन अभी अनलॉक्ड अपॉर्चुनिटी है, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ अनलॉक हो सकती है? पोर्ट में, पॉलिसी में, या प्राइवेट कैपिटल से? डेफिनेटली प्राइवेट कैपिटल। ओके। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जो मैंने जैसा बताया कि जो कोर चीज़ है वो गवर्नमेंट करेगी, उसके बाद जो बेसिक चीज़ें ऑपरेशंस करना है, जो चीज़ें लाना है, वो जब तक प्राइवेट कैपिटल नहीं आएगी तब तक गवर्नमेंट तो एक हद तक जा सकती है। गॉट। तो प्राइवेट जरूरी है। सर इंडियन पोर्ट के ग्रोथ के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को क्या करना चाहिए, और पीएसयूज को क्या करना चाहिए? इज इट डिमार्केटेड प्रॉपर्ली, या अभी भी कुछ है एरियाज जहां जॉइंट वर्क है? अगेन जैसा कि आपने बताया, तो बेसिकली अगर वो एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में कहा जाए तो हाईवे डेवलप करने का काम जो है वो पीएसयू का रहेगा। ओके। उस पर कार अच्छी तरह से चलाने का काम जो है वो प्राइवेट का रहेगा, और हमको प्रयास ये करना चाहिए कि ज़्यादा टोल गेट्स नहीं हो। समझ गया। गॉट। बहुत अच्छे से समझा दिया सर आपने। व्हाट्स द वन थिंग दैट यू हैव लर्न फ्रॉम योर डेज इन आविन एंड मेट्रो वाटर दैट यू अप्लाई टू द पोर्ट्स, आपके पुराने असाइनमेंट्स में? देखिए, आविन में दूध का काम था जी। मेट्रो वाटर में पानी का काम था, यहाँ कार्गो का काम है जी। तीनों में ये समझा कि क्लाइंट के पास में चीज़ टाइम पे पहुंच जानी चाहिए, और अगर दूध का एग्जांपल दें तो दूध फटना नहीं चाहिए, टाइम पे पहुंच जाए। वही चीज़ कार्गो पे लागू होते हैं, वही चीज़ पानी पे। सो टाइमली एग्जीक्यूशन आपके हिसाब से इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमली एग्जीक्यूशन एंड डिलीवरी। Perfect. Sir, if you were to mentor a young IAS officer for maritime reform, what 3 reforms would you ask him to chase? सबसे पहला तो ये है कि बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, तो आप उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करिए। ठीक। हमेशा नई नई पॉलिसी और नए नए प्रोग्राम लाने में मत रहिए, जो है उसको अच्छे से करिए। जी। दूसरा ये है कि जो डिजिटलाइजेशन जो है, यंग हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करिए और उसको अच्छे से जो है वो इम्प्लीमेंट करिए। और तीसरा तो मैं यही कहूँगा कि राष्ट्र सेवा करिए। जी। राष्ट्र सेवा का अच्छा मौका है। आप इस सर्विस में इसलिए आए हैं कि आप नेशन बिल्डिंग में मदद कर सकें, उस ऑब्जेक्टिव को मत भूलिए। इंडिया फर्स्ट। हाँ, इंडिया फर्स्ट, उससे डिविएट। इनफैक्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमेशा कैसे, मतलब जो भी मैंने जो सुना है वो यही सुना है कि वो हमेशा कहते हैं कि भाई इस चीज़ से क्या राष्ट्र का फ़ायदा होगा। तो कोई भी एक्शन लेने से पहले यंग IAS ऑफिसर को ये सोचना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ इससे पब्लिक का फ़ायदा होगा, इससे देश का फ़ायदा होगा। वाह। उस हिसाब से चलिए। वाह। सर, should ports have an ESG scorecard like listed companies? या डेफिनेटली, क्योंकि पोर्ट्स जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं वो, जैसा मैंने बताया, क्रीक्स हैं, कोस्ट है, वो एनवायरमेंटली सेंसिटिव जगह है जी। और अगर हम उसमें जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, अगर हम उनको एक स्कोर कार्ड के हिसाब से अगर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे सकें तो दैट विल बी अ वेरी बिग स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। Perfect. Sir, by 2030, what will matter more, tonnage, technology, or transparency? आई थिंक ट्रांसपेरेंसी विल मैटर द मोस्ट, Okay. क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंसी है तो आपका टनेज अपने आप आ जाएगा। Got it, got it. अगर सर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आपको एक बात के लिए संपूर्ण अधिकार दे दे, कार्ट ब्लांच जिसे हम कहते हैं, तो वो एक चीज़ आप क्या मांगेंगे उनसे पोर्ट्स के लिए? मैं उनसे ये कहूँगा कि जो हम एक मैरीटाइम सिंगल विंडो की बात करते हैं वो एक सिंगल विंडो होनी चाहिए।
उस दीवार में बहुत सारी विंडोज़, बहुत सारे डोर्स और बहुत सारे वेंटिलेटर्स नहीं आए। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि हमारी सिंगल विंडो रहे। परफेक्ट, वाह। सर, अगर आपको इमीडिएटली 1,000 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन मिले तो आप सबसे पहले उसको कहाँ डिप्लॉय करेंगे? वो डेफिनेटली उसको पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में लगाना चाहेंगे। गॉड। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं तो उसमें कैपेसिटी एडिशन में और कनेक्टिविटी में। सर, अपॉर्चुनिटीज़ के एंगल से अगर किसी के पास कम पैसे हैं और वो पोर्ट्स के साथ जुड़ के बिजनेस करना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है पोर्ट्स में, करियर नॉट एज इन जॉब बट एज अ बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके लिए? जो सीधी 3 चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं, वो एक तो ये है कि हम लोग को जो है वो आईटी सपोर्ट प्रोवाइड करें। उसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा क्योंकि हम खुद ही अपना हार्डवेयर लेंगे जी। और दूसरी चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है वो आती है, जैसे कंटेनर्स वगैरह आजकल बहुत यूज़ हो रहे हैं, तो कंटेनर की रिपेयरिंग वगैरह होती है। ओके। एम्प्टी कंटेनर यार्ड्स वगैरह होते हैं। वो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तीसरी जो हम लोग अंदर ऑपरेशंस करते हैं, तो आजकल हम लोग का प्रयास ज़्यादा रहता है कि इसमें प्राइवेट पार्टीज़ को हम इन्वॉल्व करें। जी। तो जो जैसे स्टीम लोरिंग ऑपरेशंस वगैरह हैं, उसमें अगर प्राइवेट पार्टीज आ सकती हैं। गॉड। और सर, अगर किसी के पास लार्ज कैपिटल है, मतलब कोई किसके पास बिजनेस करने का मन है और बड़ा पैसा है, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है पोर्ट्स के साथ जुड़? अगर उनके पास ज़्यादा पैसा है तो जैसे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स हैं, आईसीडीज़ हैं, वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ में आए। ओके सर, एक लास्ट मैसेज, 2047 में भारत के पोर्ट्स क्या कर रहे होंगे और कैसे दिखेंगे? 2047 में भारत के पोर्ट्स कैसे दिखेंगे? भारत के पोर्ट्स, एक तो हमारे बहुत सारे पोर्ट्स, मुझे पूरा विश्वास है कि वो टॉप 10 में और टॉप 20 में होंगे और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होंगे। बहुत ऑटोमेशन हो चुका होगा और कार्गो का पोर्ट्स के अंदर आना और पोर्ट से बाहर जाना एकदम स्मूथ ऑपरेशन होगा। वाह वाह, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से हमारे सारे क्वेश्चंस को आंसर किया। थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी थे जहां हमने आपको कंपेयर किया प्राइवेट पार्टीज से, बाकी कंट्रीज से, पर आपने उनका भी बहुत आराम से, जहां आपने लगा कि जहां एक्सेप्टेंस आपने एक्सेप्ट किया, जहां आपको लगा कि नहीं हम इम्प्रूव कर रहे हैं तो उसको बताया। एंड आई वॉज वेरी अमेज्ड व्हेन आई डिड दिस रिसर्च, और मुझे लगा कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम पोर्ट्स को ठीक से अनलॉक कर लें तो ये गेटवे टू द वर्ल्ड है, एंड वी कैन डू सच अ ग्रेट बिजनेस एंड क्रिएट सच अ लार्ज इकोनॉमी थ्रू दिस। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमारी सारी ऑडियंस को आज इतना ज़्यादा अवेयर कराया। एंड आई वुड रिक्वेस्ट दी ऑडियंस कि आप लोग ज़रूर इंडिया मैरीटाइम वीक अटेंड कीजिए। आई थिंक इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इफ इन केस अगर आप पोर्ट्स में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ संजय कि आपने मुझे ये मौका दिया, एक ऐसे सेक्टर के बारे में बताने का मौका दिया जो हमारे देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं तो ये सेक्टर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे बहुत जोर दे रहे हैं। मुझे भी आपके साथ इंटरेक्शन करना बहुत अच्छा लगा और आपके इस फोरम के माध्यम से मैं भी सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के लिए मुंबई आएँ, पूरे 5 दिन हमारे साथ वहाँ रहें और ज़रूर हम आपस में इंटरेक्ट करेंगे। न केवल हम आपस में इंटरेक्ट करेंगे बल्कि आपको ये देखने का मौका मिलेगा कि दुनिया में इस सेक्टर में क्या हो रहा है और कैसे आप इस सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो गाइज, अगर आप यहां तक आ गए हैं तो यानी इस एपिसोड को आपने कंप्लीटली देखा है। तो कुछ एक्टिविटीज अब आपको करनी होंगी। सबसे पहले टॉप 5 लर्निंग्स आपकी क्या रही हैं इस पर्टिकुलर मास्टर क्लास से, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को एटलीस्ट 5 लोगों को जरूर भेजना जिनको आप चाहते हो कि पोर्ट्स सेक्टर के बारे में एजुकेशन मिले और नॉलेज मिले। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। और हां, आप में से अभी तक सिर्फ 25% लोगों ने ही इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए, ताकि मैं और अच्छे गेस्ट्स को इनवाइट कर सकूं और ऐसे एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। और किस गेस्ट को या टॉपिक को समझना चाहते हो हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं संजय कथुरिया साइन ऑफ करता हूं, फिर मिलता हूं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।